आपकी बॉडी को डायबिटिक बनाने में अधिक पानी पीने का रोल है। मैं कह रहा हूं कि किडनी पानी अधिक पीने से ही खराब हो रही है। कुछ लोगों को स्मोक करके भी तो पोटी आती है ना, तो उनको क्या धुआं धक्का मारता है। ऑटोइम्यून डिजीज बॉडी में हो गई, कारण पता नहीं, मैं बता रहा हूँ ना कारण। और रुका हुआ खाना जो है पेट में वो सड़ने लगता है, और जब वो सड़ता है तो साथ में गलता है, और उससे जो रस बनता है उसी को आयुर्वेद की भाषा में आमरस कहा जाता है। अगर वही आमरस जाके हार्ट में ब्लॉकेजेस कर देता है, वही आमरस अगर जॉइंट्स में पहुंच गया तो आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट बना देता है। सुबह उठते ही सबसे बड़ी गलती क्या कर रहा है इंसान अभी फिलहाल? आपको मल मूत्र नहीं आ रहे हैं, आप पाउडर खा रहे हैं रात में, आप भूख प्यास नहीं लग रही है, इसका मतलब है कि आपके खाने में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। अरविंद, वो गड़बड़ी 5 लेवल पे हो सकती है। कोई माँ अपने बच्चे को बनाना शेक देकर के खुश होती है कि ताकत की कोई चीज़ दे रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ कि प्लीज डोंट गिव। हेल्दी रहने का सबसे सस्ता तरीका आपके हिसाब से क्या है? अगर आप ये चाहते हैं कि पेट में पहुंचा भोजन बहुत बढ़िया से पचे, तो खाना खाने के 2 घंटे बाद आप पानी पीजिए। लेकिन पानी पीने का तरीका सिप सिप, मुहुर मुहुर, मुहुर मुहुर। मैं कहता हूं अरविंद जी, आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से तेल से नाता जोड़ो, रोगों से नाता तोड़ो। नमस्ते दोस्तों, द अरविंदम्स के इस पॉडकास्ट में आज बात ऐसी होगी जिसे देखने सुनने के बाद आप खुद बोलेंगे कि कितना गलत जानता था मैं। तो मिथ बस्ट होने वाले हैं, और वो भी जो भी बताया जाएगा, जो भी चीज़ें, देखिए जानकारी बहुत ज़रूरी होती है। गलत जानकारी, गलत तरीका आपको मौत की तरफ ले जा सकता है। देखिए साहब, एक पानी भी ना अगर आप वो गलत तरीके से पीते हैं तो आपको बड़ी बीमारी दे सकता है। तो यहाँ जो भी आज बताया जाएगा वो प्रूफ के साथ, फुल प्रूफ के साथ। इसके लिए हमारे स्टूडियो में जो मेहमान हैं, ज़्यादा भूमिका नहीं बनाऊंगा, वो हैं डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा। 25 साल से ज़्यादा इनका अपना अनुभव है। दिल्ली के एक बड़े हॉस्पिटल सर गंगाराम में 15 साल से ज़्यादा एज ए सीनियर कंसल्टेंट वो अपनी सेवाएं दे चुके हैं, और साथ ही साथ अपने ज्ञान को समेटते हुए कई सारी पुस्तकें भी लिख चुके हैं। तो आइए उनसे मिलाते हैं और इस पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू अरविंद, नमस्ते। मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि आपको बुलाने का मेरा एक मकसद है। पूरी तरह से एकदम कंफ्यूज कर रखा है आपने। पहले से ही कंफ्यूजन था पानी को लेकर। अरविंद, मैं कंफ्यूजन नहीं कर रहा हूँ, मैं लोगों को तक सही जानकारी पहुँचा रहा हूँ। वही मैं चाह रहा हूँ कि मेरे ऑडियंस को भी, पॉडकास्ट के जरिए मेरे ऑडियंस को भी वो सही जानकारी जरा पहुँचे। पानी को लेकर अक्सर हम शुरू से ही सुनते आए हैं, आयुर्वेद भी और अलग अलग जगहों पे चीज़ें आती रही हैं कि खाने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए, और भी तमाम पानी को लेके जो दिक्कतें थी। अब आप कह रहे हैं कि नहीं पीना चाहिए। इस कंफ्यूजन को जरा एक्चुअली अरविंद, मैं एक चीज बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ, जिन शास्त्रों का नाम लेके लोग गलत बात फैलाते हैं, मैं उनसे केवल प्रमाण मांग करके और अपनी बातों को शास्त्रों के आधार पर बता रहा हूँ, विद रेफरेंसेस बता रहा हूँ। अगर कोई बोलता है कि पानी अधिक पीना अच्छा है स्वास्थ्य के लिए, तो मैं उनसे पूछता हूं कि कैसे, क्यों? भाई, आप अगर बोलते हैं कि पानी अधिक पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, और आप शुगर अपनी ठीक कर सकते हैं अधिक पानी पी करके, ब्लड प्रेशर ठीक कर सकते हैं अधिक पानी पी करके, आप अपना मोटापा घटा सकते हैं अधिक पानी पी करके, आप बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं अधिक पानी पी करके, तो मैं उनसे पूछ रहा हूँ ना, कैसे? एक्सप्लेन कीजिए ना। क्योंकि आज सोशल मीडिया के इस युग में आप कोई चीज़ अगर डालते हैं, आप किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे, तो लाखों करोड़ों लोगों तक वो जानकारी पहुंचती है। और सोचिए अगर वो गलत जानकारी है तो उससे कितना नुकसान हो सकता है। भोली वाली जनता जो ये मान के चलते हैं कि सामने वाला एक्सपर्ट है। तो मेरी केवल इतनी सी डिमांड होती है कि जो भी व्यक्ति स्वास्थ्य से संबंधित, कम से कम, एंटरटेनमेंट में आप कुछ भी डालिए, स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी जो है, दैट शुड बी विद रेफरेंसेस। अगर आप खाने पीने के कोई बात बता रहे हैं तो आप में इतनी क्षमता हो कि आप पुस्तक उठा करके, जब मैं बात करता हूँ अरविंद पुस्तक की, तो बात पुस्तक भी ऑथेंटिक, जिसे हम शास्त्र बोलें, जिसे हम वेद बोलें, जिसे भारत सरकार द्वारा, हमारे स्वास्थ्य विभाग द्वारा, हमारे आयुष मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त हो। जैसे हम आयुर्वेद की बात करते हैं अरविंद, तो हम कहते हैं कि आयुर्वेद में सबसे बड़ा ग्रंथ तो अथर्ववेद हो गया, जहाँ से आयुर्वेद निकला है। हमारे 4 वेदों में एक अथर्ववेद है, इसको आयुर्वेद का एक तरह जनक बोला गया है। जब हम आयुर्वेद की पुस्तकों की बात करते हैं तो एक होता है वृत्रयी, 3 बड़ी पुस्तकें, एक आचार्य चरक द्वारा रचित चरक संहिता,
एक आचार्य सुश्रुत, जिन्हें हम फादर ऑफ सर्जरी बोलते हैं, उनके द्वारा लिखी गई सुश्रुत संहिता, और तीसरी जो है आचार्य वाग्भट, आपने नाम सुना होगा, ठीक है, उनके द्वारा रचित अष्टांग संग्रह एवं अष्टांग हृदय। ये 3 जो है व्रतत्रयी हैं, और 3 छोटे ग्रंथ हैं जिनको हम आयुर्वेद की भाषा में लघुत्रयी बोलते हैं, माधव निदान, शारंगधर और भाव प्रकाश निघंटु। भाई आप इनके रेफरेंसेस दिखा करके कि यहां पर ये चीज लिखी गई है, आप बात रखें, नहीं तो आयुर्वेद का नाम ना लें कम से कम। तो मतलब क्योंकि यहाँ पे जो बात होने वाली है इन सब पुस्तकों के रेफरेंस से होगी, मतलब एक जो एक कहा कि बात एक एक बात अरविंद प्रूफ के साथ होगी। हाँ, आज 10 साल हो गए मुझे ये वैदिक जल क्रांति अभियान चलाते हुए। 10 करोड़ लोगों तक अरविंद जी मैं अपनी बात पहुंचा चुका हूं, और इससे ना केवल लोगों को स्वास्थ्य लाभ हो रहा है, बल्कि जल के नाम पे जो भ्रम है, जो मिथ हैं, जो लोगों को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप जानते हैं, आप वीडियो देखते हैं कि साहब इतना पानी पिएंगे तो आपका शुगर ठीक हो जाएगा, और शुगर को करने में, आपकी बॉडी को डायबिटिक बनाने में अधिक पानी पीने का रोल है। क्या बात कर रहे हैं? आप बोलते हैं कि आप सब कॉन्स्टिपेशन है, आपको गैस बनती है, आपको एसिडिटी होती है, मतलब आयुर्वेद की भाषा में इसको अजीर्ण बोलते हैं, इनडाइजेशन होता है, तो सब पानी खूब पीजिए। मुझे लगता है अरविंद जी, सी अगर आपको भी अगर कुछ दिक्कत पेट संबंधित हो जाए तो शायद आपके घर में आपकी वाइफ, आपकी मदर से लेकर ऑफिस कलीग्स तक बोलेंगे पानी पिया कर यार, है ना। लेकिन सच्ची बात यह है कि जब आचार्य सुश्रुत हम उठाते हैं तो वहां पर जो इंडाइजेशन है, जो अजीर्ण है, उसके 4 सबसे बड़े कारणों में नंबर 1 पे जो बताया गया है अति अम्बुपानाच, अधिक मात्रा में जल का पिया जाना। ओहो, लोग तो बॉटल ले लेके पूरा भर भर के 3 लीटर 4 लीटर तेज बना से के है रखे हुए हैं। प्रतिपक्षत्वान मंद अग्नि वर्जित जलम, ये भागवत लिखते हैं। तेज मिस अग्नि का प्रतिपक्ष है, उसका विरोधी है। तेज से प्रतिपक्षत्वान, तो जब कभी भी अग्नि की मंदता है, वर्जित जलम, जल का निषेध करें, मतलब जल संभल के पिए, इतना पिए कि जीवन के लिए पर्याप्त हो, जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, उसको पीजिए। अरे भाई अरविंद जी, देखिए बात शुरू हो चुकी है, आगे बढ़ेगी, मजा आएगा। बात निकली तो दूर तक बात तो दूर तक जाएगी, बिल्कुल जाएगी अरविंद जी। जब आपको कभी गैस बनती है, आपको कभी एसिडिटी होती है, कभी आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, तो इन जनरल एक कॉमन वर्ड आता है, इनडाइजेशन होता है, ठीक है। अब वो किसी भी डायरेक्शन में जाए, इनडाइजेशन को हम आयुर्वेद की भाषा में अजीर्ण बोलते हैं, अपच, एक सामान्य भाषा में हम इसको अपच बोलते हैं। अगर किसी भी आप आयुर्वेदिक डॉक्टर से या एलोपैथ वाले से भी पूछेंगे या सामान्य व्यक्ति से, तो अपच क्यों होती है, तो वो बोलेगा, अगर आयुर्वेद का है तो बोलेगा कि शरीर की जो पाचक अग्नि है वो मंद पड़ गई। अगर एलोपैथ डॉक्टर से आप बात करेंगे तो वो शायद बोल देगा आपकी डाइजेस्टिव पावर जो है, आपकी जो मेटाबॉलिक पावर है वो स्लगिश हो गई, है ना। ठीक, दोनों एक ही बात है ना। अग्नि की मंदता हुई, पाचक अग्नि की, आपका खाना ठीक से नहीं पचा, आपका बॉडी टाइप किस तरह का है, उसके हिसाब से आपको लक्षणों के रूप में कभी गैस होनी शुरू हो गई, आपका बॉडी जैसे बोलते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन, आप वातिक नेचर के हैं, आप पैथिक हैं, आप कफज, आजकल तो बहुत पढ़ते हैं ना बॉडी टाइप, तो उसके हिसाब से सिम्टम्स में थोड़ा सा वेरिएशन आ गया, लेकिन रूट कोज क्या है, अग्नि की मंदता और उससे होने वाला अपच, और लक्षण के रूप में गैस, एसिडिटी। अब मुझे एक चीज बताइए कि अब जब आप ये जान चुके हैं कि अग्नि मंद है, उससे अजीर्ण हुआ और ये लक्षण आए, तो क्या चिकित्सा होनी चाहिए? चिकित्सा होनी चाहिए कि अग्नि का वर्धन करो, ठीक, आप अपनी पाचक अग्नि को तीव्र करो, जिससे जो अपच की अवस्था है वो खत्म हो जाए और जो लक्षण आ रहा है वो क्योर हो जाए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम अग्नि बल को ना बढ़ा के, हम अग्नि के यूनिवर्सल ओपोनेंट जल को शरीर में बढ़ा दे रहे हैं, और साधारण सी दिखने वाली गैस की समस्या, एसिडिटी की समस्या और कॉन्स्टिपेशन की समस्या को अपने घर, अपने शरीर में जड़ कर लेते हैं, मतलब उसको बिठा के बैठ जाते हैं। और आप मुझे बताइए, आज के टाइम पे अरविंद जी जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली गैस, एसिडिटी या कॉन्स्टिपेशन से परेशान हैं, तो उनसे पूछिए कि भैया कब से एसिडिटी है। कोई बोलेगा सुबह खाली पेट गोली और कैप्सूल खाते हुए 5 साल हो गया, कोई बोलेगा 10 साल हो गया, कोई बोलेगा 15 साल हो गया। गोली खाता है, लेकिन एक मैसेज पीछे से ये भी है कि पानी अधिक पियो।
ये तो पानी को लेकर तो कॉन्स्टिपेशन है, आप ये बताइए, लोग कहते हैं पानी पीने से जो है वो कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाता है, सुबह उठ के पानी पीजिए। उनसे पूछिए कितने समय से पानी पी रहे हैं, साल से, 2 साल से, 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से, ठीक क्यों नहीं हुआ? अगर जल पीने से किसी का डाइजेशन ठीक होता, गैस, एसिडिटी और अपच, कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं ठीक होती, तो 5 साल 10 साल क्या छोटा ड्यूरेशन है क्या? हम तो बिल्कुल उल्टा सूत्र अपना रहे हैं। जहां पर अग्नि को बढ़ाना था, वहां पर अग्नि के यूनिवर्सल ओपोनेंट, भाई अग्नि का सबसे बड़ा परस्पर विरोधी कौन है? जल, पानी। उसको शरीर में भ्रमवश गलत जानकारी के तहत हम जो है बढ़ा दे रहे हैं और अपनी गैस, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन की समस्या को परमानेंट कर दे रहे हैं, उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो मैं यहाँ ये जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब कि जैसे ये बोला जाता है कि सुबह आप उठे तो जल से ही शुरुआत करें, बिल्कुल करना चाहिए। तो कर उसमें सकते क्या हैं। दिक्कत है? उसमें बहुत लोग हाँ, जैसे कि बिल्कुल। चाय वाय ना पी के पानी से ही प्रेशर बनाते हैं और फ्रेश होने जाते हैं। देखिए, सुबह पानी से प्रेशर बनाने वाली जो बात है ना अरविंद जी, वो तो बहुत मजाकिया है एक्चुअली। अच्छा। क्या होता है कि हम सुबह जो है पानी पी करके पेट भर लेते हैं और एक गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स होता है कि जब पेट भर जाता है तो फिर हमें थोड़ा सा कोलन में हल्का सा स्टिमुलस जाता है, उसको गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स बोलते हैं, और फिर हम जो है बैठ करके और अपना मल त्याग करते हैं। ठीक है, लेकिन उन लोगों से पूछिए, पहले वो 1 गिलास पानी पीते थे तो उनको प्रेशर बन जाता था, फिर वो साल भर में 2 गिलास पे आ जाते हैं, फिर 2-4 साल बाद वो 4 गिलास पे आ जाते हैं, फिर वो मग भर के पीने लगते हैं। लेकिन मग भर के पी के भी क्या होता है? जोड़ लगा रहे होते हैं। सो ये सोल्यूशन नहीं है। आप गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स को यदि बहुत ज़्यादा पानी पी के बार बार स्टिमुलेट करते हैं, देन यू बिकम द पेशेंट ऑफ IBS। आप पेट भर के और जोड़ लगा रहे हैं, पेट भर के जोड़ लगा रहे हैं। मैं तो अरविंद जी एक चीज़ उन्हें लाइटर नोट बोलना चाहता हूँ कि जो पानी आप पीते हैं ना सुबह, वो पानी जो है वो छोटी आंत में एब्जॉर्ब हो जाता है 90%। वो जहां आप सोच रहे हैं कि पानी पहुंच करके लार्ज इंटेस्टाइन में और रेक्टम में जहां स्टूल है, वहां जाकर के उसको धक्का मारे और वो बाहर निकल जाएगा। ये कौन सी दुनिया में है आप? वहां तक पानी पहुंचता ही नहीं है। और आप एक चीज बताइए कि चलो पानी पीने वाला तो कुछ फिजिकल चीज तो बॉडी में डाल रहा है ना, पानी डाल रहा है, पी रहा है और पिए जा रहा है और पिए जा रहा है, लेकिन किसी भी कंडीशन में वो पानी को रेक्टम तक नहीं पहुंचा पाएगा, मैं आपको बता दूं। ठीक है, लेकिन जो स्मोक करके जाते हैं उनका क्या, धुआं धक्का मारता है। कुछ लोगों को स्मोक करके भी तो पोटी आती है ना, तो उनको क्या धुआं धक्का मारता है। फिर वो क्या काम करता है? क्या काम करता है? कुछ नहीं, ये सब माइंड का खेल है। अच्छा, ये सब माइंड का खेल है। और अगर ये सोल्यूशन होता है अरविंद जी, अगर सुबह पानी पी करके आप लगातार पेट साफ करने के लिए जाते हैं और ये एक सही तरीका होता, तो साल 2 साल 4 साल 5 साल में आपको इससे क्योर मिल चुका होता ना। लेकिन समस्या तो बढ़ती जा रही है। लेकिन ऐसे भी लोग होंगे ना जो मतलब जो पानी पी रहे हैं उनको प्रेशर बनता है, वो फ्रेश होके आ जाते हैं। ठीक है ना, जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप 1 गिलास पानी पीने के लिए स्वतंत्र हैं, वो पीना अच्छा भी है। लेकिन अगर आप उसको संख्या को 2 गिलास और 4 गिलास और 6 गिलास 8 गिलास करते जाएंगे, तो इसका मतलब है कि आप एकदम गलत ट्रैक पकड़ चुके हैं। आपको फटाफट 1 गिलास पानी तो मैं वैसे भी रिकमेंड करूंगा अरविंद जी। अभी जब हमारी बात आगे बढ़ेगी तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से समय ऐसे हैं जब हमें पानी पीना चाहिए। पानी पीने का भी सही समय, सही मात्रा और सही तरीका, ये मैं आपको बताऊंगा अभी। ये तो यही तो जल, जब आप ऐसे सही समय पे सही मात्रा में सही तरीके से जल पिएंगे तो जल तो अमृत है। ये जल तो आपके लिए मतलब इससे बड़ा तो पोषक कोई नहीं है। आपकी बुक भी है ना, जल अमृत या विष। मैंने बोला ना, जल अमृत या विष, मेरी पुस्तक है, तो उसमें यही तो है कि अगर आप जल को सही मात्रा में सही समय पे सही विधि से लेते हैं तो अमृत है, और नहीं तो यही जल आपको इतना नुकसान पहुंचाएगा कि हमारे खुद के आचार्यों ने इसे विष तक की संज्ञा दी है। यही जानना है कि वो कब विष बन जाता है। जैसे आप मुझे ये समझ में आया कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन इस तरह कोई प्रॉब्लम है तो उसको सिर्फ पानी से ठीक करने की कोशिश मत कीजिए। अरे हो सकता है कि और बढ़ा दे प्रॉब्लम। पानी से ठीक करने की कोशिश कीजिए ही मत, बिल्कुल। पानी इज नॉट द ट्रीटमेंट, राइट अप्रोच टू क्योर योर कॉन्स्टिपेशन। आपको चिकित्सक से मिल करके अपने कॉन्स्टिपेशन का जो कारण है, अग्नि मंद, जो पाचक अग्नि की मंदता, आप त्रिकटु चूर्ण का सेवन कीजिए, सौंठ, काली मिर्च और पिपली का पाउडर खाइए। आप खाना खाने से पहले गुड़ और अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा खाइए। आप जो है सौंठ का सेवन कीजिए। आप गर्म चीजें खाइए, अपनी अग्नि का वर्धन कीजिए।
तो आप अग्नि बढ़ेगी तो आपका जो अजीर्ण है वो दूर होगा, और अजीर्ण दूर होगा तो जो भी लक्षण उस अपच की वजह से आ रहा है वो ठीक होंगे। इसी अग्नि की जो आप बात कर रहे हैं, जब हम खाना खा रहे होते हैं और बीच में जब आप पानी पीने वाली बात करते हैं, जिस पे विवाद हो रहा है और मेरे दिमाग में भी आ रहा है कि बीच में कैसे पानी पिलवा रहे हैं आप। एक तो इसका प्रमाण दीजिए और दूसरा इसका जरा लॉजिक बताइए, उसमें भी तो अग्नि मंद कर देगा वो बीच में अगर पानी पिएंगे तो। बिल्कुल, देखिए हर चीज का एक सलीका होता है, जी। ठीक है। अब यहाँ पे एक सूत्र, जैसे मैंने पहले बोला कि ये जो जल है ये अमृत भी हो सकता है और ये विष भी हो सकता है। तो इसको विष कहने की कम से कम मेरी क्षमता नहीं है, ये भी शास्त्रों में लिखा गया है। एक सूत्र यहाँ पे मैं कोड करता हूँ, अष्टांग संग्रह आचार्य वाग्भट द्वारा रचित, ठीक है, अध्याय 6 और सूत्र नंबर 32। केवलम स औषधम पक्वम आमम उष्णम हितम च तत् समीक्ष्य है मात्रा या युक्तम अमृतम विषम अन्यथा। यानी कि जल को अकेले पिया जाए या औषधियों से सिद्ध करके पिया जाए, जैसे या सौंफ का पानी, जीरे का पानी, अजवाइन का पानी। केवलम स औषधम पक्वम, अकेले पिया जाए या औषधियों से पका करके पिया जाए। आमम उष्णम, कच्चा पिया जाए या गुनगुना करके पिया जाए। हितम च तत् समीक्ष्य है, आपके लिए कौन सा रूप उसका हितकारी है उसकी समीक्षा करके, उसका विचार करके, ठीक है। मात्रा या युक्तम अमृतम, मात्रा में पिया गया, सही मात्रा में पिया गया जल अमृतम, अमृत है। विषम अन्यथा, नहीं तो विष है। कौन कह रहा है? आचार्य वाग्भट कह रहे हैं। किस ग्रंथ में कह रहे हैं? अष्टांग संग्रह में कह रहे हैं। किस अध्याय में कह रहे हैं? अध्याय 6 में कह रहे हैं। अध्याय सूत्र कौन सा है? सूत्र नंबर 32। जाइए देखिए। क्या बात है, ये यही तो मजा आता है आपका। मैं वीडियो देख रहा था कि पूरे प्रमाण के साथ विद्वत नाम देके और श्लोक संख्या और पेज संख्या, सही मात्रा में सही समय पर सही विधि से पिया गया जल अमृत, और नहीं तो इतना नुकसान पहुंचाता है कि हमारे खुद के आचार्यों ने इसे विष तक की संज्ञा दी गई है। तो इसलिए पानी को संभल करके पीना है। सही मात्रा कैसे तय होगा डॉक्टर साहब? अभी पहले आपका मैंने बाईपास किया था, मैं आपको अमृत या विष के प्रमाण पे ले गया एक्चुअली। अब मैं वापस आता हूँ। आपने बोला कि जब जल इतना इंपॉर्टेंट है और अग्नि को मंद करता है तो भोजन के साथ क्यों पिया जाए? हाँ, ये भी बिल्कुल। हाँ। इस पे भी तो पहले आ जाए, फिर अगला सवाल लेंगे। देखिए, हमारा शास्त्र बोलता है भोजने च अमृतम वारी, भोजन के साथ पिया गया जल तो अमृत के जैसा होता है। अब यहाँ पे पुनः आचार्य वाग्भट अष्टांग संग्रह अध्याय 6, भक्तस्य आदौ जलम पीतम अग्नि सादम कृष्णताम। अगर किसी ने भक्तस्य आदौ मिस भोजन से पहले जल पिया, उसकी अग्नि अवसादित होगी, मतलब पाचक अग्नि मंद पड़ेगी। कृष्ण अंगताम, वो कमजोर होता जाएगा, दुर्बलता महसूस करेगा, जितना उसको एनर्जेटिक रहना चाहिए वो नहीं रहेगा। भोजन से ठीक पहले? भोजन से ठीक पहले। भोजन से ठीक पहले का मतलब 10-15 मिनट पहले, आधा घंटा पहले भी अगर आपने, हाँ। और जब भी मैं बोलूं जल का सेवन किया, जल का सेवन मतलब अधिक मात्रा में जल का सेवन किया, जैसा कि आजकल डाइटिशियंस करा रहे हैं। आधे घंटे पहले तो बोलते हैं पानी पी लो, है ना। भक्तस्य आदौ जलम पीतम अग्निसादम कृष्ण अंगताम अंतः करोति स्थूलतम। अगर आप भोजन के बाद में जल पीते हैं तो आप मोटे होते जाएंगे। ये भी बोला। ऊर्ध्वम च अमाश्यात कफम, अमाशय में इस पेट के ऊपर आपको कफ के विकार होंगे, ठीक है। और मध्य मध्य अंगताम साम्यम धातु नाम जरणम सुखम। और अगर भोजन के मध्य में जल पीते हैं तो आपके अंग भी सम रहेंगे, आपके धातु भी सम रहेंगे, और जरणम सुखम, जो जरण की प्रक्रिया है, पाचन की प्रक्रिया है, वो भी सुखपूर्वक शुरू हो जाएगी। तो इसलिए फिर मैं कह रहा हूं, प्रमाणों के साथ कह रहा हूं, भोजन के मध्य में जल पीना है। अच्छा। कौन कहते हैं? आचार्य वाग्भट। किस किताब में कहते हैं? अष्टांग संग्रह। किस अध्याय में? अध्याय 6 में। अब यहीं पे बोलता हूं। लेकिन भोजन के मध्य में जल पीने का भी एक तरीका है। हाँ, वही मैं, अगला सवाल मेरा वही था कि अब वहां पे भाव प्रकाश बड़ा क्लियरली लिखते हैं। वो कहते हैं कि भोजन में भी आप अगर अधिक पानी पिएंगे, अति अम्बुपानाच, भोजन के मध्य में भी अति अम्बुपानाच अविपच्यते अन्नम, तब आपका अन्न नहीं पचेगा। और निरंबुपानाच से एव दोष है, अगर आपने बिल्कुल नहीं पिया तो वो भी दोष है। तो तस्मान नरो वन्नी विवर्धनाय मुहुर मुहुर वारी पिबेत अभूरी। तो आदमी क्या करे कि उसको जल भी मिले
उस जो अन्न है वो भी आराम से अंदर पहुंचे, पेट में गीला होकर पहुंचे, लेकिन अग्नि का नाश भी ना हो। तो मुहुर मुहुर वारी पिबेत अभूरी। मुहुर मुहुर मीन्स बार बार, वारी मीन्स पानी, पिबेत मीन्स पिए, अभूरी मीन्स थोड़ा थोड़ा। तो आफ्टर एवरी 2-3 bites हैव 1 sip of water. After every 2-3 bites have 1 sip of water. वो खाना को आराम से नीचे उतारेगा, उसे गीला करेगा, लेकिन अग्नि को मंद किए बिना। ये हुआ तरीका पूरा। बढ़िया। लोग बोलते हैं, आपने सूत्र सुना होगा कि साहब भोजनांते विषप्रदम। हाँ, भोजन के बाद जल जो है विष के जैसा होता है। आप एक छोटा सा टुकड़ा क्यों बोलते हैं उस श्लोक का? पूरा श्लोक बोलिए ना। पूरा क्या? अजीर्णे च भैजम वारी, अजीर्णे च भैजम वारी, और जीर्णे वारी बलप्रदम, भोजने च अमृतम वारी, और भोजनांते विषप्रदम। ये पूरा श्लोक है, लेकिन लोग केवल ये बोलते हैं भोजनांते विषप्रदम, भोजनांते विषप्रदम, भोजन के बाद जल मत पियो, विष के जैसा होता है। अरे एक हिस्सा क्यों बोलते हो? पूरा बोलो ना। पूरे का क्या मतलब हुआ? वो बोलता है अजीर्णे च भैषजम वारी, कि अजीर्ण अगर आपको रहता है, आपको अपच रहता है, तो जल आपके लिए औषधि है। अगर आप सही तरीके से जल पीते हैं तो एक औषधि की तरह काम करता है। तो अजीर्णे च भैषजम, भैषज मीन्स औषधि वारी, और जीर्णे वारी, जब आप खाना पचा हुआ है और आप जल का सेवन करते हैं तो आपको पोषित करता है, बल देता है। और भोजने च अमृतम वारी, भोजन के साथ पिया गया जल अमृत होता है। अरविंद जी पुनः कान खोल के सुन लीजिए। आपने बोला जब मैं बैठा था कि यार घर में बचपन से यही सुनते हैं डॉक्टर साहब कि खाने के साथ पानी नहीं पीना। मैं नहीं बोल रहा, मेरा शास्त्र बोल रहा है, मेरा आयुर्वेद बोल रहा है। और मुझे लगता है कि इस पूरे विश्व में, इस सृष्टि में खाने पीने को लेकर वैज्ञानिक तरीके से, तार्किक तरीके से, संपूर्णता के साथ ज्ञान देने वाला यदि कोई शास्त्र है तो वो सौभाग्य से आयुर्वेद है, हमारे पास है। अदरवाइज डाइट को लेके एक पेज का भी लिटरेचर पूरे विश्व में किसी के पास नहीं है। तो आयुर्वेद को प्रमाण बना करके बोल रहा हूं, भोजने च अमृतम वारी। आप भोजन के साथ जल जरूर पिए, लेकिन कैसे? मुहुर मुहुर वारी पिबेत अभूरी, बार बार, हर 3 बाइट के बाद 1 सिप पानी, 1 सिप पानी, जो आपके खाने को आराम से गीला करके नीचे पहुंचाए, गीला रखे, उसको गलने में मदद करे, लेकिन अग्नि को मंद किए बिना। और अरविंद जी, मैं 2016 से इस वैदिक जल क्रांति अभियान को चला रहा हूं, 10 करोड़ लोगों तक पहुंच चुका हूं। एंड यू विल नॉट बिलीव, हजारों लोगों के ऑलमोस्ट, मुझे लगता है कि हर मंथ हमारे पास मैसेजेज, मेल और ये सब आते हैं कि साहब पानी केवल आपके हिसाब से पीना शुरू किया, सालों पुरानी हमारी गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन खत्म हो गई केवल पानी सही करने से। तो खाने के बीच में वही पानी पीना है, मुहुर मुहुर, आधा गिलास, लगभग 150 ml पानी आपको पीना है। इसके बाद अगर मान लीजिए डॉक्टर साहब की प्यास लगती है खाने के बाद, हाँ, तो पानी पिए? बिल्कुल पीजिए। डॉक्टर साहब ने बोल दिया अभी थोड़ा सा आप देखिए, थोड़ा कंफ्यूज होंगे थोड़ी देर के लिए, लेकिन एट लास्ट मैं इसको बहुत सरल करके जाऊंगा। मैं, ये तो कथा चल रही है ना, कथा के बाद प्रसाद भी मिलना चाहिए ना, वहां हम सीधे सीधे बताएंगे कि कितनी मात्रा में जल पीना चाहिए और कब कब पीना चाहिए। हाँ, ये पूरा कंफ्यूजन। प्यास हो तो कैसे पानी पिए, और क्या ऐसी भी कंडीशंस टाइम है जहां प्यास ना हो तब भी पानी पीना चाहिए? ऐसी भी कंडीशन है। अच्छा जी बिल्कुल, प्यास ना हो तो भी पानी पीना चाहिए। तो जैसे आपने बोला भोजन के बाद पानी पीना है, मैं कहता हूं कि कोई टाइम लिमिट नहीं है। आप भोजन किया आपने, ठीक है, फॉर सम रीजन आपको 20 मिनट बाद ही प्यास लग गई, ठीक है, आप पानी उठाइए ना, मैं मना नहीं कर रहा, आप पानी पीजिए, लेकिन पानी पीने का तरीका सिप सिप, मुहुर मुहुर, मुहुर मुहुर, अभूरी अभूरी, मुहुर मुहुर मीन्स बार बार, अभूरी मीन्स थोड़ा थोड़ा। अच्छा, देखिए ध्यान दिए अरविंद जी, हर चीज प्रैक्टिकल है। आपने खाना खाया ना, आप खाना खाते हैं, ये आपका ओइसोफेगस है, फूड पाइप है, एंड इसके बाद हमारा स्टमक आ जाता है, पेट, जिसे हम बोलते हैं रिजर्वायर और द फूड। आपका जो भी आप खाना खाते हैं वो जाके स्टमक में पहुंच जाता है, ठीक है। अब स्टमक में वेजिटेरियन फूड को लगभग 5 घंटे रुकना होता है, 4 से 6 घंटे टाइम होता है, लगभग 5 घंटे एवरेज रुकना होता है, और वहां वो
एक तो अपने दांतों से चबा चबा के उसको गीला कर दिया एंड उसको सॉफ्ट बना दिया, बाकी काम हमारे पेट का एसिड करता है और उसे गला गला के छोटी ड्यूडेनम में भेजता है, जहाँ पर उसको एक तरह से हमारी जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं पाचक अग्नि, वो वहाँ पे काम करके उसको डाइजेस्ट करती है, उसको पचाती है। ठीक है, उसको पतला पतला रस बन करके कहाँ पहुँचना है, हमारी पाचक अग्नि के पास पहुँचना है। किसने? हमारे खाने ने। कितनी देर में पहुँचता है? लगभग 5 घंटे में। ठीक है, हमारे जो पेट को हमने अपने लंच से भर लिया एंड 1 घंटे बाद या 45 मिनट बाद हमने पूरा 1 गिलास, क्योंकि पेट की जो क्षमता होती है वो लगभग हमारी 500 ग्राम के आसपास की होती है, 500 से 600 ग्राम एक सामान्य व्यक्ति की। तो आप अगर पेट को भर लिया आपने और उसके बाद आपने आधा लीटर पानी ठंडा आपको मिल गया, आप गर्मी में थे और आपने तुरंत गल्प कर लिया, तो ये क्या करता है, ये जा करके तेजी से पिया गया पानी क्या करेगा, उस भोजन को पेट में से छोटी आंत में भेज देगा, बिना गले ही मोटे मोटे टुकड़े नीचे बह जाएंगे। अगर पानी झटके से ज़्यादा पी, पानी झटके से ज़्यादा पिया आपने, क्योंकि प्यास लग रही थी और आप समझदार भी थे, आपको डायरेक्शन भी ये मिला था कि खाने के 45 मिनट बाद आप पी लीजिए पानी। तो आपने तो एक बोतल उठाई 1 लीटर वाली, गर्मी का टाइम था, और पी लिया। अब मोटे मोटे टुकड़े जो है नीचे चले गए। अब मोटे मोटे टुकड़े जब नीचे जाते हैं तो उन्हें पाचक अग्नि पचा नहीं पाती। अरविंद जी, मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा मैं आपको। एक ये देखिए, ये हम प्रैक्टिकली बात करें, ये समझिए कि ये लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, और एक पूरी बड़े वाली माचिस की जो डिब्बी होती है ना, बॉक्स जो होता है, वो मंगाएं और हम दोनों लोग लग जाएं और इसको जो है जलाना शुरू करें। मुझे लगता है हम इस तरह से काला तो कर देंगे लकड़ी को, लेकिन ये जलेगी नहीं। अगर इसी को हम जो है पाउडर बना दें लकड़ी का, बुरादा जिसे बोलते हैं, और तो मेरे ख्याल से 1 या 2 तिल्ली बहुत है, बहुत आराम से। तो जो बाहर हम देख रहे हैं, जो ब्रह्मांड में देख रहे हैं, वही हमारे इस पिंड में हो रहा है। अगर आप पाचक अग्नि को मोटे मोटे टुकड़े भेज देते हैं तो वहां पर पाचक अग्नि उसको पचा नहीं पाती। वो टुकड़ा जो है स्टैग्नेंसी में चला जाता है, वो रुक जाता है, और रुका हुआ खाना जो है पेट में वो सड़ने लगता है, और जब वो सड़ता है तो साथ में गलता है, और उससे जो रस बनता है उसी को आयुर्वेद की भाषा में आमरस कहा जाता है। और वो आमरस अगर किसी तरह से शरीर में अवशोषित हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, तो क्योंकि वो खाना नहीं है, वो शरीर के लिए सजातीय नहीं है, मतलब उसके वो कंपेटेबिलिटी नहीं है उसकी बॉडी टिश्यूज के साथ में, तो वो कहीं ना कहीं जाकर स्टोर हो जाता है। अगर वो जाके किडनी में स्टोर हो गया तो वो आपके किडनी की बहुत बड़ी समस्या, किडनी फेलियर तक की समस्या का वो बीज बन जाता है। अगर वही आमरस जाके हार्ट में ब्लॉकेजेस कर देता है, वही आमरस अगर जॉइंट्स में पहुंच गया तो आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट बना देता है। वो सारी बीमारियां जिसके लिए पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, सिर मार के उससे पूछता है कि मुझे ये बीमारी क्यों हुई। डॉक्टर इलाज तो करता है लेकिन कारण नहीं बना पाता कि हमें कारण क्या है। तो उसके पीछे ये छोटे छोटे कारण होते हैं, क्योंकि रोगा सर्वे अपे मंदाग्नियो, ऐसे थोड़ी बोल दिया आयुर्वेद में कि रोगा सर्वे अपे मंदाग्नियो, कि हर रोग की शुरुआत ही अग्नि की मंदता से होती है। अरे भाई, आपने घर में बोन फायर किया, थोड़ा सा आपने आग जलाई, आग जल रही है, ठीक ठाक सब काम चल रहा है, मोटी मोटी लकड़ी आपको दिख गई, आपने आग के ऊपर रख दी, तो आग जो है वो भैया बैठ जाएगी। अगर किसी तरह से मंद है तो फिर तो वो खत्म ही हो जाएगी, अगर आपने मोटी लकड़ी उस हल्की आग के ऊपर डाल दी तो। लेकिन आज हम सब लोग की अग्नि मंद है, हम सब लोग की अग्नि मंद है फॉर सम रीजन, और हम उसके बाद मोटे मोटे टुकड़े भी आगे पानी तेज पी करके झटके के साथ जो है वो पहुँचा दें, तो अग्नि और खराब हो जाती है और मंद हो जाती है, और हम सब इनिशियली पेट के रोगी बन जाते हैं, और बाद में वो जो आमरस गया अंदर, उससे जो है वो बीमारियां जिसे ऑटो इम्यून कहा जाता है, अलग अलग तरह की एलर्जीज जो पैदा करती हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस किडनी की बीमारी है, हार्ट के ब्लॉकेजेज हैं, ये सब कैसे हो रहे हैं? बताइए, मतलब रूमेटॉइड बता रहे हैं आप, हार्ट, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट को ठीक इसी प्रिंसिपल से करते हैं। अच्छा। हम उसको आमवात बोलते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का आयुर्वेदिक नेम जो है वो आमवात है, यानी कि जो आमरस आपके शरीर में घुस गया और आपके जोड़ों में जाकर रुक गया, वहां उसने वायु के मार्ग में अवरोध कर दिया। अब उस जगह पे सूजन आ रही है, उस जगह पे दर्द हो रहा है, उस जगह पे स्टिफनेस है, क्योंकि वहां पर आम को, अब अगर एलोपैथ से रिलेट करना चाहें तो आम को अब एंटीजन बोलिए, उस एंटीजन के अगेंस्ट हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज पैदा हो रही हैं।
और एंटीजन एंटीबॉडी का जो फाइट है वही ऑटोइम्यून डिजीज है। ऑटोइम्यून है आपकी, ऑटोइम्यून डिजीज बॉडी में हो गई, कारण पता नहीं। मैं बता रहा हूं ना कारण, आपका गलत तरीके से खाया गया खाना, आपका गलत तरीके से पिया गया पानी, जो बेसिक है, जिसके वायलेशन आज हम हर दिन कर रहे हैं। अरे बीमारी ऐसे थोड़ी शरीर में आ जा रही है, हम पैदा कर रहे हैं, और ये छोटी छोटी गलतियां करके, कभी जान के और कभी अनजाने में। ऐसे ही एक चीज़ और ज़रा क्लियर कर दीजिए। मान लीजिए कि पानी हम खाना खाने जा रहे हैं और कभी कभी क्या होता है कि प्यास लगी हुई है। हाँ लगे, ठीक है, तो अब अगर हम पियेंगे तो फिर आपके नियम के हिसाब से उल्टा हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, मैं वही कहना चाह रहा हूं कि आपको पानी सदैव, अच्छा एक नियम अरविंद जी बना लीजिए, अगर आपने स्वस्थ रहना है, पानी को अमृत रखना है, आप पानी को कभी भी तेजी से मत पीजिए। ठीक है, वापस अपनी बात पे आ रहा हूं कि आपको प्यास लगी खाना खाने के 20 मिनट बाद, और आपने थोड़ा सा पानी इतना पिया कि आपकी प्यास बुझी और जीभ भी गीली हो गई, मुंह भी गीले हो गई, मुंह में जो खुश्की थी वो भी दूर हो गई। लेकिन क्या आप इस तरह से, मान लो पेट में पानी है, अरविंद जी बहुत ध्यान से मेरी बात का जवाब देना है आपने, आपके पेट में यहां पर भोजन है और आपने ये इस तरह से पानी पिया, आपकी प्यास बुझेगी कि नहीं बुझेगी? बोलिए हाँ। आपकी जीवा गीली होगी कि नहीं होगी? हाँ। आपका गला तर होगा कि नहीं होगा? होगा। लेकिन क्या ये पानी इस भोजन को धक्का मार पाएगा? नहीं, ठीक है। बल्कि इस तरह से बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पीना, आपके अन्न को जो यहाँ गलना है, रस बन के नीचे उतरना है, उसमें मदद करेगा। हाँ। तो इसलिए अब एक एसेंशियल सा मैं बीच में बता देता हूं। अगर आप ये चाहते हैं कि पेट में पहुंचा भोजन बहुत बढ़िया से पचे, आपको किसी तरह का अजीर्ण ना हो, तो खाना खाने के 2 घंटे बाद कम से कम 2 बार, प्यास ना हो तब भी पानी पिए। अच्छा। आम विष्टब्द्यो कोष्णम निष्पिपासो अपि पिबेत यावत्ते क्लेद्यन्ते अन्नम अति क्लेदो अग्निनाशने है। कौन बोल रहे हैं? वाग्भट। कहाँ बोल रहे हैं? अष्टांग संग्रह में। कौन से अध्याय में? 6ठे अध्याय में, पढ़िए जाके। आम विष्टब्द्यो, अगर आमाजीर्ण और विष्टब्दाजीर्ण, ये अजीर्ण की अलग अलग कंडीशन है। अगर कफ दोष कारण है तो हम आमाजीर्ण बोलते हैं, अगर वात जो दोष कारण है तो उसे विष्टब्दाजीर्ण बोलते हैं। मतलब आप एक तरह से मोटा मोटा ये चाहते हैं कि आपका जो खाना यहाँ पहुंचा वो सही से पचे, और अगर कभी सही से अग्नि की मंदता है और सही से नहीं पच पा रहा, तो वहां पर आपका क्या चिकित्सा सूत्र है कि आप थोड़ा थोड़ा जल, कोसा जल, निष्पिपासो अपि पिबेत, प्यास ना हो तब भी पिए। कोसा मतलब हल्का गुनगुना? हल्का गुनगुना। अच्छा। किस लिए? यावत्ते क्लेद्यन्ते अन्नम, अन्न जिससे गीला होकर पक जाए, आपको अपच ना हो। तो 2 घंटे बाद भी जो जल पी रहे हैं, 2 घंटे बाद जो आप जल पिएंगे, लेकिन पीने का तरीका मुहुर मुहुर रहेगा, आराम आराम से, ठीक है। वो जल अन्न को क्लेदित करेगा, और इतना क्लेदित कर देगा कि वो अन्न पाक की क्रिया में जाएगा, पचेगा, पकेगा। और कैसे कहा? निष्पिपासो अपि पिबेत, प्यास ना हो तब भी पिए। थोड़ा ही, हाँ थोड़ा, आधा गिलास पानी, आधा गिलास पानी। निष्पिपासो अपि पिबेत यावत्ते क्लेद्यन्ते अन्नम, जिससे अन्न क्या हो? क्लेदित हो। लेकिन ध्यान रहे, अभी देखिए सूत्र हमेशा पूरा बोलो, बोल दिया, निष्पिपासो अपि पिबेत यावत्ते क्लेद्यन्ते अन्नम, और बाद में क्या बोल रहा है? अति क्लेदो अग्निनाशने है। अति क्लेदन मत कर देना, मतलब अधिक पानी मत पी लेना, नहीं तो अग्नि का नाश हो जाएगा। अच्छा, आप समझ गए? ठीक। जल को अगर अमृत बना के रखना है तो एकमात्र सूत्र है कि जल का सदैव संयम के साथ सेवन करें, आराम आराम के साथ सेवन करें, जब मर्जी सेवन कीजिए। लेकिन ये ध्यान रहे कि ये जो पाचन की क्रिया यहाँ चल रही है उसको डिस्टर्ब ना करे, अग्नि को मंद ना करे, भोजन जो पेट में उसको समय से पहले आगे धक्का ना दे दे। तो अगर 5 घंटे 6 घंटे हो गया तब उसके बाद तो तभी कम ही पीना है पानी? पानी सदैव, क्योंकि देखिए दिन के समय पाक की क्रिया कम होती है, पाक की क्रिया मैक्सिमम अरविंद जी रात में होती है, ठीक है। अब आप एक बात कह सकते हैं कि आप एक तरफ से कह रहे हैं कि अन्न को क्लेदित करने के लिए दिन में जो है आप 2 बार पानी जरूर पिए, ठीक है, लेकिन रात्रि में, हाँ, रात्रि में हमारे शरीर में क्लेदक कफ सक्रिएट होता है। क्लेदक कफ दिन में भी सक्रिएट होता है, लेकिन प्रकृति ने ऐसा कुछ बनाया कि दिन में हमारे फिजिकल एक्टिविटीज के कारण, हमारे मानसिक तनाव के कारण वो सूख जाता है,
लेकिन रात्रि में हम जब आराम से सो रहे होते हैं, घर में होते हैं, थोड़ा सा अच्छी कंडीशन में होते हैं, तो उसमें क्लेदक कफ अन्न को गीला रखता है। अरविंद जी, बिना गीले हुए अन्न नहीं पचता। आपको दाल पकानी है, पहले जल साथ में। आपको चावल पकाने हैं, पहले जल साथ में। आपको सब्जी पकानी है, पहले जल साथ में। बिना जल के कोई अन्न नहीं पकता। और जो ब्रह्मांड में हो रहा है, जो हमारी उस किचन में हो रहा है पाक क्रिया, वही अंदर पाक क्रिया। वहां भी तो गला ही रहे हो ना आप। चावल को गल गया तो अब चावल पक गया, उसको और फर्दर गला के पानी बना दिया हमारी पाचक अग्नि ने, फिर वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया। तो बेसिकली पाक क्रिया का मतलब मोटा मोटा यह है कि चीजों को गलाना। तो इसलिए जल की आवश्यकता तो है, लेकिन सलीके से, संयम के साथ। इस पे और भी चीज़ें आपसे जानेंगे, लेकिन एक सवाल मेरे मन में ये भी है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको प्यास नहीं लगती है या कम लगती है, तो उनको तो ये कहा जाता है कि भाई गड़बड़ है, तुम पानी पियो, खूब पियो। तो वो लोग क्या करें? एग्जैक्टली देखिए, प्यास कम लगती है। मैं फिर कहता हूँ अरविंद जी, बीच में ही हम थोड़ा सी प्रसाद भी बांटते जाते हैं। देखिए, अगर आप पूछेंगे कि पानी मैं ठीक पी रहा हूँ कि नहीं पी रहा हूँ, सफिशिएंट पी रहा हूँ कि नहीं पी रहा हूँ, इसको हम कैसे जांचें? हाँ, कैसे? है ना, बॉडी में मेरा हाइड्रेशन लेवल ठीक है कि नहीं है। तो इसके लिए जो है, आपको बेसिकली आपने कितना जल पिया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने कितना यूरिन पास किया वो इंपॉर्टेंट है। अगर कोई व्यक्ति 24 घंटे में लगभग 750 ml यानी कि 3 बार खुल करके पेशाब कर रहा है, तो मान लीजिए उसकी बॉडी का हाइड्रेशन लेवल एकदम ठीक है। ठीक है, अच्छा। क्योंकि आपने कितना पानी पिया इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कि वो डिपेंड करता है कि आप उस दिन की फिजिकल एक्टिविटी कैसी है आपकी, आप किस सीजन में हो, आपका बॉडी टाइप क्या है। आप अगर पित्त प्रकृति के हैं तो आपको प्यास अधिक लगेगी, अगर आप कफ प्रकृति के हैं तो आपको प्यास कम लगेगी। अच्छा। अगर आप, चाहे गर्मी है लेकिन हम एसी में बैठे हुए हैं, इस समय दिन भर हम यहीं रहें तो हमें प्यास कम लगेगी। लेकिन हम अगर आप ग्राउंड में जाके खेलना शुरू कर दें, इवन इफ इट इज विंटर, तो हम तो 16 गिलास पानी पी जाएंगे। तो वो जो 8 गिलास ए डे, वो कंसेप्ट कहाँ गया? हाँ, फिर कहाँ गया? सही बात है। अगर मैं सर्दियों में भी सुबह से शाम तक ग्राउंड में अपना पसीना निकाल रहा हूँ, तो वो तो हो सकता है कि मैं 2 बजे तक ही 8 गिलास मेरा पानी हो जाए, तो फिर क्या उसके बाद मैं पानी ना पीऊँ? तो इस तरह से तो पानी की मात्रा जो है वो विश्व के लिए छोड़िए, भारत के लिए छोड़िए, हम एक व्यक्ति के लिए भी निश्चित नहीं कर सकते कि दिन में इतना पानी पीना चाहिए। वो डिपेंड करता है उसका बॉडी टाइप क्या है, उसके दिन की फिजिकल एक्टिविटी क्या है, एनवायरनमेंट किस तरह का है। देखिए, बहुत कुछ फैक्टर्स हैं, तो इसलिए आपको उसमें डिस्टर्ब करने की वक्त नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ समय है जहाँ पे हमको प्यास ना हो तब भी पानी पीना चाहिए। नंबर 1, सुबह उठ करके हर व्यक्ति को 1 गिलास लगभग 250 ml पानी पीने का प्रयास करना चाहिए। अगर वो पानी थोड़ा सा गुनगुना है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। आप अब वापस से वो टाइम आ गया कि अपना बिस्तर के साथ में टेबल पे, मैं तो कहता हूँ कि हमारे पास बोतल्स हैं जिसमें रात में भी गर्म करके रखेंगे तो सुबह तक गर्म रहता है पानी, हल्का गुनगुना। तो सुबह बिस्तर छोड़ने से पहले यदि आपका पेट आपको अलाउ करता है तो आप 1 गिलास पानी पीजिए। सुबह उठकर इस तरह लगभग 1 गिलास पानी पीने को मेरा शास्त्र बोलता है, रोग जराह परिमुक्तो जीवेद वत्सर शतम सागरम। भाप्रकाश निघंटु पढ़िए। रोग जराह परिमुक्तो मतलब सुबह उठ के 1 गिलास पानी पीने से क्या होगा? रोग से मुक्ति मिलेगी, जरा मिस बुढ़ापे से मुक्ति मिलेगी। रोग जराह परिमुक्तो जीवेद वत्सर शतम स अग्रम। आप 100 वर्ष से अधिक भी जी सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि पहला वो समय जो प्यास पे निर्भर नहीं करता, वो है सुबह उठ के 1 गिलास पानी का पिया जाना। बहुत बढ़िया, ठीक। नंबर 1, रोग जराह परिमुक्तो जीवेद वत्सर शतम सागरम। लेकिन पीना कितना है? 1 गिलास, 2 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं। अच्छा। फिर आपने संयम तोड़ दिया, अनुशासन तोड़ दिया, मात्रा विषम कर ली, अरे फिर वो अग्नि का नाश कर देगा। तो उस सुबह अग्नि का नाश, उसमें सुबह तो कोई पेट में कुछ भोजन होता नहीं। अरे अग्नि की मैं आपको बता रहा हूँ कि जल एक ऐसा चीज है जो तुरंत बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। अच्छा। यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ आपको, बहुत सारे लोगों का एक मिथ, अरविंद जी की बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं पानी से। ऐसा सुना होगा ना? बिल्कुल। पानी को पिए के बॉडी को डिटॉक्स करना है।
आप जानते हैं आज बॉडी में अगर टॉक्सिन्स पहुंच रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा माध्यम जल है। आप कुछ भी खाते हैं ना, आप सब्जी खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, उसे आप बाहर पकाते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद पकाया आपने, गर्म किया ना, अपने आप में जो गर्मी होती है वो सबसे बड़ी डिटॉक्स का माध्यम होती है। आपकी वो चीज़ शुद्ध हो गई, जहाँ ताप लगा वो शुद्ध हो गई, फिर आपके पेट में आई, वहाँ फिर पाचक अग्नि काम करती है, पाचक अग्नि ने उसे पचाया, उसको रस बनाया, तो दूसरी पाक की क्रिया हो गई। जो थोड़ी बहुत त्रुटि रह गई थी हमारे किचन की अग्नि में, पाक क्रिया में, वो हमारे पेट की पाचक अग्नि ने पूरा कर दिया। तो इसलिए जो सब्जी अंदर जा रही है, जो चावल अंदर जा रहा है, जो दाल अंदर जा रही है, कोई भी खाद्य पदार्थ जो अंदर जा रहा है वो अब शुद्ध है 99.9999%। लेकिन अनफॉर्चुनेट फैक्ट देखिए, जल को ना हम बाहर पका रहे हैं और ना जल अंदर पाक क्रिया में होता है। आपने पानी पिया, विद इन 10 मिनट्स 90% ऑफ द वाटर गेट अब्सॉर्ब इनटू द सिस्टम। अगर वो कंटामिनेटेड है, अब सोचिए, और आज कंटामिनेशन के चांसेस कितने आई हैं, तो आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स पहुंच गए। और हम जी एक बात और कहना चाहूंगा, एक बहुत शानदार आपको एग्जांपल देना चाहता हूं, आपको रोंगटे खड़े कर देने वाला। अरे बाप रे। किसी समझदार पढ़े लिखे व्यक्ति से पूछेंगे ना, आप 4-5 कारण बताइए पानी अधिक क्यों पीना चाहिए, तो उसमें वो डेफिनेटली डिटॉक्स के लिए बताएगा। और जब आप उससे बोलेंगे कि डिटॉक्स मतलब व्हाट टॉक्सिन्स बेसिकली यू आर टारगेटिंग, है, तो उसका जवाब होगा सब खाने पीने की जितनी चीजें हम कल्टीवेशन चल रहा है सब केमिकल है, ठीक है, नाइट्रोजनस खाद मिल रही है, कुछ ये मिल रहा है, वो सब मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं वो इशारा उसका जो है, वो हमारा जो खाद वाद है, जो नाइट्रोजनस मटेरियल है, जो यूरिया है, उसकी तरफ इशारा होगा कि वो सब बॉडी में पहुंच रहा है, थोड़ा पानी अधिक पी के उसको हम निकाल ठीक है। जिस यूरिया की हाइपोथेटिकल प्रेजेंस को निकालने के लिए, हाइपोथेटिकल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब हम ब्लड चेक कराते हैं तो हमारा यूरिया बढ़ा हुआ नहीं आता। आप समझे मेरी बात को? जिस यूरिया की हाइपोथेटिकल, आपने मान लिया ऐसा कि खेती आजकल जो है उसमें बहुत अधिक यूरिया का इस्तेमाल हो रहा है, उन खाने पीने की चीज़ों के साथ यूरिया बॉडी में पहुंच रहा है, आपने मान लिया। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, जब मैं खून की जांच करा रहा हूं तो वो बढ़ा हुआ नहीं आ रहा। उसकी हाइपोथेटिकल प्रेजेंस को क्लियर करने के लिए आप खूब पानी पी रहे हैं, लेकिन जब वो एक्चुअली में बढ़ के आया था रिपोर्ट में और आप भागते हो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास में, तो सबसे पहला डायरेक्शन नेफ्रोलॉजिस्ट का पता क्या होता है? किडनी के डॉक्टर का, अपना पानी का इंटेक कम कर। अगर पानी यूरिया को निकालने में सक्षम है, तो अब जब हाइपोथेटिकल के लिए 4 लीटर पानी पी रहे थे, अब तो दिख गया, अब तो 40 लीटर पियो। मतलब जो जिससे ये बच देखिए रहे थे कितने वही बड़े वजह मिथ हैं। हाँ। लोग सोचते हैं कि हमारी किडनी पानी अधिक पीने से ठीक हो रही है। मैं कह रहा हूं कि किडनी पानी अधिक पीने से ही खराब हो रही है। कंट्राडिक्टरी बात है। कंट्राडिक्टरी नहीं, सही बात है। सही बात है। आप किसी नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाइए और उससे कहिए कि एक, यार मैं, अरविंद जी आप सोशल व्यक्ति हैं, इतना सब करते हैं, छोटे छोटे स्कूलों में आप इनवाइट भी किए जाते होंगे बच्चों को बताने के लिए कुछ कुछ अच्छे चीज़ें, तो आप किसी नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाइए और जा करके उनसे कहिए कि मुझे डॉक्टर साहब ये बताइए मुझे कितना पानी पीना चाहिए। तो वो आपको शायद पहले पहले बोल देंगे पी लो यार अरविंद जी, क्या दिक्कत है, पानी पियो, कोई बात नहीं, पानी साफ सुथरा है, पीजिए, कोई बात नहीं। अब बोलो नहीं साहब मुझे बाहर बताना है लोगों को, तो मुझे एग्जैक्ट मात्रा बताइए। तो फिर वो नेफ्रोलॉजिस्ट जो पढ़ा लिखा समझदार डॉक्टर है, वो आपको बोलेगा कि साहब यू कैन ड्रिंक एक्स अमाउंट ऑफ वाटर, कंडीशन प्रोवाइडेड योर किडनी इज गुड, किडनी आपकी बीमार नहीं होनी चाहिए, फिर आप जितना मर्जी पानी पी लो। ठीक है। अब आपका अगला क्वेश्चन, क्योंकि आप भी पढ़े लिखे समझदार हैं, कि मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरी किडनी ठीक है? एग्जैक्टली हाँ। तो फिर वो पढ़ा लिखा नेफ्रोलॉजिस्ट आपको बताएगा कि KFT करा लीजिए, किडनी फंक्शन टेस्ट करा लीजिए, उसमें यूरिया क्रेटिनाइन जैसी चीजें ठीक आ रही हैं, तो मोटा मोटा तौर पे आपकी किडनी ठीक है। लेकिन आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं, आपने कहा एक क्वेश्चन और डॉक्टर साहब, हाँ पूछिए, जब मेरी किडनी कमजोर या बीमार होनी शुरू होगी, क्या उसी क्षण यूरिया क्रेटिनाइन बढ़ के आ जाएगा जिससे मुझे पता लग जाए? तब वो डॉक्टर आपको हंस के नहीं गुस्से में जवाब देगा, यार तुम्हें पानी अधिक पीना क्यों है? रीजन पता क्या है इसका? रीजन कितना कड़वा है और कितना डरावना है। ये जो हम जाल एक फैला हुआ है ना कि रूटीन चेकअप, अरविंद कानों पे हाथ रख के कह रहा हूं, ये बहुत भ्रम में रखता है हमको।
हम अपनी KFT की रिपोर्ट देख करके उसमें यूरिया क्रिएटिनिन को नॉर्मल पा करके बहुत खुश होते हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि यूरिया और क्रिएटिनाइन हमारी ब्लड रिपोर्ट में बढ़ के आना तब शुरू होता है जब हमारी किडनी 70 से 80% इरिवर्सिबली डैमेज हो चुकी होती है। अरे तो फायदा क्या फिर कराने का? और 70-80% जो किडनी डैमेज दिखती है हमें और हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहां पर हमें पहला डायरेक्शन ये मिलता है कि पानी कम करो। अब मैं आपसे अरविंद ये बात पूछता हूं और हर उस व्यक्ति से पूछता हूं जो अधिक पानी पिला रहा है कि जब 70-80% मेरी किडनी खराब हो गई तब पानी कम कर दूं, और जब 60% पे मैं किडनी अच्छा करने के नाम पे पानी पी रहा था, वो पानी मेरी किडनी को अच्छा कर रहा था कि खराब कर रहा था? जब मुझे मालूम नहीं था और मेरी किडनी 50% डैमेज थी और मैं पानी छक के पी रहा था उस समय डिटॉक्स के नाम पे, तो वो मेरी किडनी को कमजोर कर रहा था कि हेल्दी कर रहा था? तो आप अपने शरीर के एक ऑर्गन को जबरदस्ती काम दे रहे हैं और उसके बाद ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो हेल्दी रहेगा। आप ही अधिक काम करना शुरू कर दीजिए, आवश्यकता से अधिक, आप कमजोर हो जाएंगे। तो प्रकृति ने जितना काम दिया है उससे अधिक कोई भी नहीं काम कर सकता, चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, चाहे हमारी किडनी हो, चाहे हमारा हार्ट हो। सो ये डिटॉक्स के नाम पे जो लोग अरविंद जी पानी पी रहे हैं, अब संभलने का समय आ गया। ये किडनी विडनी को खराब मत कीजिए अधिक पानी पी करके। तो क्या ये डॉक्टर साहब ऐसे कहा जा सकता है कि प्यास लगे तब पानी पियो, यही स्टैंडर्ड एक तरीका है, ऐसा कहा जा सकता है? देखिए फिर मैं कह रहा हूँ, पानी पीने के दो समय, एक असेंशियल और एक प्यास लगने पर। अच्छा, असेंशियल का मतलब ये है कि जब प्यास ना हो तब भी उस समय पानी पीना शरीर के लिए अच्छा है, एक तो सुबह हमारे में शरीर होता के है। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए अच्छा है। वो समय है 3 है। अच्छा, नंबर 1, सुबह उठ करके हर व्यक्ति को 1 गिलास पानी पीने का प्रयास करना चाहिए। ठीक। 1 गिलास मतलब 250 ml। नंबर 2 एसेंशियल समय जो प्यास की अपेक्षा नहीं करता, वो है भोजन के साथ लगभग 150 ml पानी का पिया जाना। लेकिन कैसे पीना है? मुहुर मुहुर वारी पीबेत अभूरी। तीसरा एसेंशियल समय जो प्यास की अपेक्षा नहीं करता, वो है भोजन के 2 घंटे बाद कम से कम 2 बार, मतलब 1 बजे भोजन किया तो 3 बजे और 5 बजे एक छोटा गिलास पानी 150 से 200 ml। निष्पिपासो अपिबेत, प्यास ना हो तब भी पिए। किस लिए? यावत्य के लिए दंत्यन्नम, जिससे पेट में जो पाचन की क्रिया चल रही, जो अन्न पहुंचा है, वो गीला हो तो होके गल गल के वो पकता रहे। ये 3 समय है असेंशियल जिसमें प्यास की बात नहीं। उसके बाद जब प्यास लगे तो आज एक सूत्र दे के आपको जा रहा हूं, आप जरूर पानी पीजिए, पानी उठाइए, लेकिन पीने का तरीका जो है वो ऐसा हो कि पीना ना होकर वो खाना हो जाए। मतलब पानी उठाइए और पानी को खाइए। जब आप पानी उठाते हैं और एक सिप लेके रख देते हैं और वापस से आपका गिलास जाता है, फिर आप पानी उठाते हैं, फिर रख देते हैं, तो इसे बोलते हैं पानी को खाना। जब भी प्यास लगे, चाहे आपने भोजन से 10 मिनट पहले, चाहे भोजन के 10 मिनट बाद, मेरी तरफ से कभी ना नहीं है। प्यास के वेग को कभी नहीं रोकना चाहिए। जब आपको प्यास लगे, आपकी जीवा सूखे, आपका कंठ सूखे, आप पानी जरूर पिएं। लेकिन बस इतनी सी मेरी गुजारिश है कि पानी पिएं, लेकिन यहाँ पाक की क्रिया को, यहाँ के भोजन को डिस्टर्ब ना करें। बढ़िया, एकदम क्लियर चीज़ आपने बताई। इसमें मैं थोड़ा सा एक और चीज़ पूछूंगा कि ये 3 टाइम तो आपने बताया, वो तो पीना ही है, प्यास ना लगे तब भी ये एसेंशियल है। एसेंशियल है। हाँ। लेकिन उसके बाद अगर प्यास नहीं लग रही है किसी को तो ना पिए वो। ना पिए, लेकिन वो इंश्योर करे कि वो देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि वो तीन बार खुल करके पेशाब जो आपने बताया था। अच्छा, यूरिन में भी एक सिम्टम्स ये भी तो होता है कि जैसे कि आप बता रहे थे कि 3 बार पेशाब हो, लेकिन पेशाब में जैसे कलर से भी तो काउंट करते हैं कि देखिए वो किसी का अब पीला पेशाब एक मिथ और आपने अरविंद जी सही पकड़ा है। सब लोग कुछ अब लोग बोलने लगे हैं कि इफ यू आर पासिंग लाइक यूरिन, क्लियर यूरिन, ट्रांसपेरेंट यूरिन, ठीक है, तो मैं आपसे ये कहता हूं अरविंद जी आज आप अपने यूरिन की जांच के लिए भेजिए अपना सैंपल, तो अगले दिन आपको जो रिपोर्ट आएगी तो उसमें कलर में सामने लिखा होगा पेल येलो। ठीक है, अगर भाई ट्रांसपेरेंट क्लियर यूरिन डिजायर्ड है और सही है, तो अभी तक हमारे एलोपैथिक डॉक्टर्स ने, मेरे भाइयों ने, पढ़े लिखे मेरे जो दोस्त हैं, उन्होंने उसको पेल येलो क्यों रखा हुआ है? अरे भाई यूरिन और वाटर में डिफरेंस रहने दीजिए।
यूरिन का स्टैंडर्ड आइडियल डिजायर्ड कलर इज पेल येलो, नॉट द क्लियर ट्रांसपेरेंट वाइट फ्लूइड। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि कभी आप नहीं समझे पेशाब आप, आता है, मैंने क्या तो बोला, कहते मैंने हैं लोग पेल, कि- मैंने येलो तो बोला नहीं हाँ। अरविंद जी, मैं तो पेल येलो बोल रहा हूँ। हाँ, सो कहने का मतलब है अगर आपको पेशाब में हल्का पीलापन है लेकिन आराम से पेशाब हो रहा है, कोई जलन नहीं है, आपको okay, कोई हाँ। दिक्कत नहीं है, तो पेल येलो कलर इज ओके। सो आप केवल इसलिए अधिक पानी मत पीजिए कि आपको पेल येलो यूरिन हो रहा है, हाँ, क्योंकि पेल येलो कलर इज द डिजायर्ड कलर, इज द आइडियल कलर, इज द करेक्ट कलर। और अगर नहीं है तो आज अरविंद जी आपके माध्यम से, आप तो बहुत बड़े डॉक्टर्स को बुलाते हैं, मैंने देखा है, आप उनसे कहिए कि भाई ये पेल येलो जो आप रिपोर्ट में लिखते हैं ना, क्योंकि स्टैंडर्ड्स दिया होता है ना रिपोर्ट में, तो पेल येलो जो लिखा है इसको आप वो ट्रांसपेरेंट वाइट कर दें। इफ ट्रांसपेरेंट जो है वही लिक्विड, ट्रांसपेरेंट लिक्विड ही डिजायर्ड है, तो पेल येलो हटवा दें। पेल येलो इज नॉर्मल कलर। फिर मैं कह रहा हूं अरविंद जी, हमें 3 बार खुल के अगर पेशाब हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमें, हमारा हाइड्रेशन लेवल ठीक है, और डेली नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने के लिए प्लस मेटाबॉलिक प्रोसेस में प्लस जो सॉल्वेंट के रूप में जितना बॉडी में हाइड्रेशन आवश्यक है उसकी पूर्ति हो रही है। तो यूरिन आउटपुट इज द क्राइटेरिया टू चेक द हाइड्रेशन लेवल, नॉट द अमाउंट ऑफ वाटर आपने जो दिन में पिया। गुड है सर। अब इसमें सर ये चीज़ तो आपने क्लियर कर दी। आज में थोड़ी 1-2 चीज़ें और बताइए, पानी को लेकर ही है। हाँ। कि पानी में अब एक होता है कि अल्कलाइन वाटर की बात आती है, हाँ। एक आरओ वाटर को लेकर सवाल उठ रहा है। इस पे भी थोड़ा प्रकाश डालें, बताएं, क्लियर करें तो बड़ा अच्छा। देखिए आज के टाइम पे सब कुछ कमर्शियल हो चुका है और कंसेप्ट सेल हो रहे हैं, आप सब जानते हैं। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि आपके घर का साफ सुथरा पानी, साफ सुथरा वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ कि कंटेमिनेशन भी बहुत है, तो उसको अगर आप फिल्टर से दूर करके, ठीक है, और पानी को बॉईल करके आप ठंडा कर लीजिए और वो आप दिन में सेवन करें, तो मुझे लगता है कि इट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। आप फिल्टर एंड देन बॉइलिंग मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, क्योंकि आरओ के माध्यम से कहीं ना कहीं हम पानी के सारे मिनरल्स को फिल्टर कर दे रहे हैं और पानी को एक तरह से जो नेचुरल हमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज, जितने धरती से हमें जो है आयंस मिलते थे, उन सबको हम जो है वो वेस्ट बना के जो है किनारे कर देते हैं, मतलब उनको हम छान दे रहे हैं। तो आरओ मुझे बहुत एक अच्छा कंसेप्ट नहीं लगता, क्योंकि लोगों के टीडीएस सेट नहीं है, वो कहीं इतना उसको क्लीन कर देते हैं, इतना उसको मतलब फिल्टर कर देते हैं कि वो सारे मिनरल्स चले जाते हैं। तो फिल्टर एंड देन बॉइलिंग। अगर आप अरविंद जी आरओ का पानी भी पी रहे हैं ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, और आपको पेट की थोड़ी सी भी समस्या है, आप कितना पानी दिन में पियेंगे? 1.5 लीटर, 2 लीटर मैक्सिमम। बहुत अधिक आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं 3 लीटर, बहुत फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो 3 लीटर। तो आप, बहुत मुश्किल सा काम नहीं है, आप पानी सुबह आरओ का पानी उबाल लीजिए, उबाल करके आप फ्रिज में रखिए, आप घड़े में डालिए, आप जैसे आपको मन है, लेकिन एक बार पानी को बॉईल करना इसमें असेंशियल हो गया एक्चुअली। आरओ के बाद भी आप पानी को उबाल दीजिए एक बार, उबाल करके फिर आप उसे जैसे आपका स्वाद बने, हम तो कहेंगे कि आप फ्रिज तक ना जाएं, घड़े तक ही रहें, है ना, गर्मी के सीजन में ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है। सीजन कौन सा चल रहा है आप जानते हैं। फिर एक सूत्र यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा, रीते शरद नीदाघाभ्याम पिबेत स्वस्थो अपि चल्प से। जल की मात्रा की जब बात आती है ना, ठीक है, तो फिर एक सुंदर सा सूत्र, आपने गर्मी सर्दी की बात की अभी, तो रीते मीन्स छोड़कर, शरद ऋतु मीन्स ऑटम, लगभग 15 सितंबर से अक्टूबर नवंबर तक का, 15 नवंबर तक का समय शरद ऋतु का होता है। रीते शरद निदाघाभ्याम मीन्स ग्रीष्म ऋतु, गर्मी। ये 2 ऋतु में आदमी सम मात्रा में मन का पानी पी ले। उसके बाद पता है शास्त्र क्या बोलता है, हमारा वाग्भट क्या बोलते हैं, बाकी बची 8 महीने 4 ऋतु में स्वस्थो अपि च पिबेत अल्पम, स्वस्थ भी अल्प मात्रा में जल पी अगर स्वस्थ से रहना तो। इसके बाद का सूत्र बताऊं, अभी खड़े होंगे रोंगटे आपके, बोलूं? हाँ जी, बोलिए बोलिए प्लीज। अति योगेन सलीलम त्रश्यतो अपि प्रयोजितम प्रयाति पित्त श्लेष्मत्वम ज्वरितस्य विशेषतः वर्ध्यते आम तृष निंद्रा तंद्रा आदमान अंग गौरवम काश अग्निसाधा लास प्रसेक श्वास इंसान। अर्थ सुनेंगे, अति योगेन सलीलम, अति योग में सलिल पिया, त्रश्यतो अपि प्रयोजितम, प्यास लगने पर भी,
प्रयाति पित्त श्लेष्मतम, आपका पित्त और कफ दोष प्रकोपित हो जाएंगे और आपको बहुत सारी बीमारी देंगे, जिसमें सबसे पहले कौन सी है? आम, तृट, निंद्रा, तंद्रा। आप सबसे पहले तो आप अजीर्ण के रोगी बन जाएंगे, आपको अपच रहना शुरू हो जाएगा। जो लोग पानी अधिक पी करके समझते हैं कि हम अपने पाचन को अच्छा रख रहे हैं, उनको ये सूत्र सुनना चाहिए। अति योगेन सलिलम, अधिक मात्रा में जल पिया, प्यास लगने पर भी, तो भी सबसे पहली बीमारी अजीर्ण होगी, आपको अपच हो जाएगा। निद्रा तंद्रा, आप निंद्रालु रहेंगे, आप तंद्रा में रहेंगे। काश श्वास जैसी बीमारियां, आपको जुकाम बना रहेगा। सारी बीमारियों के नाम है आम, तृट, निंद्रा, तंद्रा, आधमान, अंग गौरवम, काश, अग्निसाद, हल्लास, प्रसेक, श्वास पिंसान, बीमारियां हैं। तो अधिक मात्रा में जल, मैं अरविंद जी आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से एक चैलेंज देना चाहता हूं कि किसी भी बीमारी में आप एक लाइन दिखा दीजिए कि पानी अधिक पीजिए। अथर्ववेद, चरक, सुश्रुत, वाग्भट, माधव, शार्ंगधर, भाव प्रकाश, कोई भी जो अपने को ये कहे कि पानी अधिक पीना को डॉक्यूमेंट कर रहा है कि शुगर ठीक करनी है तो पानी अधिक पीजिए, ब्लड प्रेशर ठीक करना है तो पानी अधिक पीजिए, ओबेसिटी ठीक करना है तो पानी अधिक पीजिए, वो लाए और आके दिखाए कि यहां पर ये लिखा है। अरे ब्लड प्रेशर के पेशेंट को आप पानी अधिक पिला रहे हैं। आप जानते हैं जब आयुर्वेद के डॉक्टर के पास कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट आता है तो सबसे पहले जो दवाएं दी जाती हैं वो मूत्रल हैं, वो डाययूरेटिक्स हैं। पेशाब ला करके हम उसके फ्लूइड लोड को कम करके उसके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आप जो अंग्रेजी दवाइयां खाते हैं ब्लड प्रेशर की, उनमें से बहुत सारी मेडिसिन में डाययूरेटिक साथ में जुड़ा होता है। हाइड्रोक्लोरोथायोजाइड, टेल्मा एच खाते हैं ना, टेल्मा सार्टेन विद हाइड्रोक्लोरोथायोजाइड, क्या है वो बॉडी फ्लूइड को, मतलब पेशाब ला करके आप कहीं ना कहीं बॉडी फ्लूइड लोड को कम करके ब्लड प्रेशर कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ अज्ञानी लोग जो है, बताओ, उन पेशेंट्स को ये कह रहे हैं कि पानी खूब पियो। एक बहुत प्रैक्टिकल बात अरविंद जी आपको बताता हूँ, हम बहुत प्रैक्टिकल बातें करेंगे जो आज मतलब पॉडकास्ट जो सुने वो शाम को अपने को कुछ ये फील करे कि हाँ उसने 1 घंटा अगर लगाया, 1.5 घंटा, तो उसे मजा आया और उसे काम की चीज मिली। हाँ। और बहुत सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो। वो बहुत फैला हुआ है उल्टा पानी को लेकर, तो बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारी चीजें आपने अभी तक क्लियर कर दी। अरविंद जी वापस आ रहा हूँ, बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि हम पूछते हैं ब्लड प्रेशर कैसा रहता है। ब्लड प्रेशर कभी कभी बढ़ता है डॉक्टर साहब, तब दवाई खा लेते हैं, रेगुलर तो नहीं खाते। तो हम पूछते हैं अरे आपको कैसे पता लगता है बढ़ा हुआ है, क्योंकि डॉक्टर पेशेंट को धमकाता है ना कि अरे ब्लड प्रेशर की मेडिसिन डेली खाया कीजिए, डेली खाया कीजिए। कहते हैं रोज खाते हैं तो कम हो जाता है, कभी कभी बढ़ता है तब खा लेते हैं। तो हम बोलते हैं कैसे तुमको पता लगता है भैया? वो पहला पता है क्या बोलता है? पेशाब बहुत आने लगता है मेरे को, बॉडी का अपना हीलिंग मैकेनिज्म चालू हो गया। आपको ब्लड प्रेशर बढ़ गया ना तो पेशाब अधिक आने लगा। आपको डायबिटीज हो गया ना, पेशाब अधिक आने लगा। बॉडी अपने सेल्फ हीलिंग कर रही है, वो फ्लूइड को निकाल रही है। बॉडी देखिए, सबसे पहले तो हीलिंग कौन करता है? हमारी बॉडी खुद करती है। तो आप ब्लड प्रेशर को जानते हैं कैसे कि हाँ ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है? जब पेशाब बहुत आने लगता है, बार बार आने लगता है, तो आप कहते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है मेरा। तो मतलब बॉडी क्या कर रही है? पानी को निकाल रही है ना। और आप क्या सलाह दे रहे हैं उनको? पानी पीजिए। अच्छा, ये पानी निकाल के बॉडी कैसे उसको नॉर्मल करती है? बॉडी फ्लूइड लोड कम हो जाएगा ना। अच्छा, आपकी बॉडी का फ्लूइड लोड कम हो जाएगा, उससे बीपी डाउन हो जाता है। हम भी क्या दवा देते हैं? आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएंगे तो सबसे पहली दवा क्या है? पुनर्नवा है, गोखरू है, सारे डाययूरेटिक्स हैं। मैंने कहा ना, अंग्रेजी दवाई जो होती है उसमें भी डाययूरेटिक्स होती हैं, पेशाब लाने वाली दवाई होती हैं। तो एक बीमारी का इलाज है बॉडी फ्लूइड को कम करना, पेशाब ला करके। आप उसको पानी, बॉडी फ्लूइड को बढ़वा करके, पानी अधिक पिलवा करके ब्लड प्रेशर ठीक कर रहे हैं। बताइए कितना उसका नुकसान कर रहे हैं। शुगर के पेशेंट में क्या होता है? ये सब अग्नि का खेल है। अरविंद जी, हमारा जो ये शरीर है ना, एक बहुत शानदार पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारा ये शरीर पंचभौतिक है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी 5 तत्वों से मिलकर बना है। लेकिन इन 5 तत्वों में सब महत्व के हैं। जल के बिना जीवन नहीं, वायु बिना जीवन नहीं। लेकिन जब हम इस भौतिक शरीर की बात करते हैं और एक तत्व ढूंढते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो हमारे वेदों के हिसाब से, हमारे शास्त्रों के हिसाब से, हमारे महर्षियों के हिसाब से, हमारे जो आचार्य हैं उनके हिसाब से, वो महत्वपूर्ण तत्व है अग्नि तत्व। चरक लिखते हैं, देखिए अब मैं यहाँ पे एक सूत्र आपको चरक का सुनाता हूँ। आयुर्वर्णम बलम स्वास्थ्यम उत्साहो उपचयो प्रभा ओजस तेजो अगन्य है प्राणाश्च उक्ता देग्नि हेतु का। वो बोलते हैं कि किसी भी व्यक्ति की आयु, मतलब कितना जिएगा वो,
उसका वर्ण, उसका बल, आयुर्वर्णम बलम, स्वास्थ्य, कैसा स्वास्थ्य है उसका, उत्साहो उपचय प्रभाव, उसका काम करने के प्रति उत्साह कैसा रहता है, उसकी ग्रोथ कैसी है, उपचय कैसी है, उसका प्रभाव ओरा कैसा है, ओज कैसा है उसका, उसकी इम्यूनिटी कैसी है, अगन्य है उसकी, और अग्नियां कैसी हैं, वो सब ओजस तेजो अगन्य है। और यहाँ तक कि प्राणाश्च उक्ता, उसके प्राण का भी आधार अगर है तो वो कौन है, देह अग्नि, देह की अग्नि। और अब मैंने बोल दिया ना, आयुर्वर्णम बलम स्वास्थ्यम उत्साहो उपचय प्रभा, ओजस तेजो अगन्य है, और प्राणाश्च उक्ता देह अग्नि हेतु का, उस प्राण का भी हेतु कौन है, कारण कौन है, देह की अग्नि। अब इसको देखिए अगला श्लोक, इतना प्यारा, मतलब सब मैथमेटिकल है, सब मैथमेटिकल है, वैज्ञानिक है, पूरा तार्किक है, समझ में आने वाला है। वो बोलता है, मैंने ऐसा क्यों बोला, चरक बोलते हैं, सुनो, शांति अग्नि में रहते हैं, ये अग्नि है जिनके शांत होने पे आप मर जाते हैं। तो आप क्या बोलते हैं सामान्य भाषा में, भाई ठंडा पड़ गया, भाई ठंडा पड़ गया। शांति अग्नियों में रहते, ये अग्नि है जिसके शांत होने पे आदमी मर जाता है। और युक्ते चिरम ज्योत्य नाम है, जब तक ये युक्त है तब तक आप चिरकाल तक जीवित हैं, जब तक गर्माहट है आप जीवित हैं। और रोगी स्याद विकृते, और इसी की विकृत हो जाने पे, इस अग्नि के मंद हो जाने पे, इस अग्नि के विषम हो जाने पे, इसी अग्नि के विकृत हो जाने पे आप बीमार पड़ जाते हैं। तो मूलम अग्निम तस्मिन रुच्यते, इसलिए इस शरीर का यदि कोई मूल है तो वो क्या है, अग्नि तत्व है। तो वो कोई भी व्यक्ति अरविंद जी जो स्वास्थ्य परिपूर्ण शतायु चाहता है, जो स्वस्थ रहते हुए दीर्घायु की कामना करता है, उसको सदैव अपने अग्नि बल के प्रति बहुत सजग रहना चाहिए। और अग्नि बल को सबसे अधिक डर किससे है, जल से। तो मतलब जल संभल के और समुचित मात्रा में पीना चाहिए। तो इसलिए ये जल जो है वो काम का है, इसे, ये जीवन है, ये अमृत है, शतायु वाला भी है इसको ये, अरे साहब मैंने बोला ना, अगर आप सुबह एक गिलास पानी पीते हैं तो इसलिए सही मात्रा में, सही समय पर, सही विधि से लिया गया जल अमृतम, गलत मात्रा में, गलत समय पर, गलत विधि से लिया गया जल विष। बहुत बढ़िया सर, थोड़ी सी और चीजें और क्लियर कर लेते हैं। आपने बोला जैसे शहरों में मोस्टली हर घर में तो आरओ लगा हुआ है जी। अब क्या उपाय है, आरओ छोड़ दिया जाए या फिर आप जो बता रहे हैं कि पानी लेके गर्म करके घड़े में रख दिया जाए, हाँ, कैसे, क्या सही तरीका मैंने है? बोला आपको, देखिए मैं यहाँ बैठ करके, क्योंकि व्यवहारिकता वाली हम बात करने के लिए बैठे हैं, तो एक तो आप अपने आरओ की जो टीडीएस है उसको चेक कराएं और थोड़ा सा ऊपर रखें, उसको एक अल्ट्रा क्लीन बनाने की कोशिश ना करें। दूसरा यह है कि अगर फिल्टर जो आते हैं प्यूरिफिकेशन के, उनका इस्तेमाल करेंगे तो वो मैं नंबर 1 पे रखूंगा, आरओ को नंबर 2 पे रखूंगा। अच्छा। एंड उसके बाद मेरी गुजारिश इतनी है कि पानी को एक बार बॉयल जरूर कर लें। मतलब फिल्टर भी है तो भी आरओ का है, बॉयल कर लें, बॉयल कर लें और उसके बाद घड़े में डालें। घड़े में डालने से उसकी प्रकृति और अच्छी हो जाती है, डेफिनेटली अच्छी होती है। अच्छा। आप एयर के कांटेक्ट में वो रहेगा, जो घड़े के छिद्र होते हैं मिट्टी के साथ, उसका संपर्क बनेगा, तो उसमें काफी कुछ चांसेस हैं कि उस मिट्टी से गुण कुछ उसमें आ जाए, पोषक तत्व आ जाएं। तो मुझे लगता है कि ये वाला चैनल अगर आप यूज करते हैं तो बहुत अच्छा चैनल है। और ये फ्रिज की बात आने की, फ्रिज से बचे। देखिए अरविंद जी, जो हम आयुर्वेद की बात करने आज बैठे हैं यहाँ पे, और उसमें ये होता है कि रोग क्या है, स्वास्थ्य क्या है, चिकित्सा क्या है, एक अलग सा विषय मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ इस पॉडकास्ट में। तो सिंगल लाइनर कि अगर कोई मुझसे पूछे रोग क्या है, तो रोगस्तु दोष वैषम्यम, ओके, बोले स्वास्थ्य क्या है, दोष साम्य आरोग्यता, मतलब दोष शब्द से आप सब अपरिचित हैं, वात पित्त और कफ, ये त्रिदोष कहलाते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं वो एनर्जी जो हमारी पूरी बॉडी की फिजियोलॉजी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इनका बैलेंस में रहना। ठीक है, दोष साम्य आरोग्यता हेल्थ है, और इन्हीं दोषों का ऊपर नीचे हो जाना, रोगस्तु क्या, रोग अस्तु, रोग है दोषों की विषमता, दोषों का विषम हो जाना, हार्मोनिक हो जाना। और चिकित्सा क्या है कि विषम हुए दोषों को वापस सम कर देना, बस चिकित्सा। अब सम करने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। ठीक है, एक हम अपना खान पान सही करें, अपनी जीवन शैली सही करें,
और आवश्यकता पड़े तो कुछ औषधियों का सेवन करें। दिस इज द टोटल सिनेरियो वात पित्त कफ का। अब इसमें वात पित्त कफ में वात का बढ़ना, वात का घटना, पित्त का बढ़ना, पित्त का घटना, कफ का बढ़ना, कफ का घटना, वात पित्त कॉम्बिनेशन, पित्त कफ कॉम्बिनेशन, वात कफ कॉम्बिनेशन, बहुत सारे कॉम्बिनेशन निकल के आते हैं। तो मेरे जैसे अल्पज्ञानी लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि कैसे मैनेज करें। तो हमारे बड़े रहे होंगे, बैठ गए चरणों में आचार्य चरक के कि प्रभु कोई साधारण रास्ता बताइए जिससे हम अपने दोषों को बैलेंस में रखें, ये विषम ना हो, विषिएट ना हो, प्रकोपित ना हो, बीमारी उत्पन्न ना करें। तो आचार्य चरक एक बात बोलते हैं कि भैया कि पित्तम पंगु कफे पंगु पंगवो मल धातुआ वायु ना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेधवत। मतलब वो कहता है यार छोड़ दो पित्त को भी, कफ को भी, चक्कर में ना पड़ो। पित्तम पंगु कफे पंगु, और शरीर को धारण करने वाले हमारे 7 धातु ये पंगु है, छोड़ दो, भूल जाओ। रस रक्त मांस में शुक्र सब भूल जाओ। वो कहते हैं वात पे नजर रखो, वात पे। इन सबका बोस है वात। इसलिए एक शब्द पॉपुलर है ना, वायुवादी की चीज, वायुवादी की चीज, वायुवादी की चीज। तो वायुवादी मतलब वात को बढ़ाने वाला आहार, वात को बढ़ाने वाली जीवन शैली। तो कहते हैं वात पे कंट्रोल करो, क्योंकि वात इन सब पर उसी प्रकार नियंत्रण करता है जैसे आकाश में बादलों पर। देखिए एग्जाम्पल भी कैसे दिए कि ये वायु इन सब पर, वात दोष पित्त पे, कफ पे, धातु पे वैसे ही कंट्रोल करता है जैसे आकाश में बादल। कभी कभी काले बादल आते हैं ना, हम सामान समेट लेते हैं, बारिश आएगी, हवा आती है और बादलों को ले जाती है। तो ऐसे ही वो कहता है कि आप वात को नियंत्रण में कर लो, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। बोस को नियंत्रण में रख लो। तो फिर क्वेश्चन पूछा कि वात को कैसे नियंत्रण में करें, हैं? तो उसमें साहब तैलम वाथराणाम श्रेष्ठम बोलता है कि तेल जो है वो वात को सप्रेस कंट्रोल में रखने में सबसे अच्छी चीज है। तो इसलिए आप तेल लगाओ और तेल खाओ। ठीक है। आज तो तेल से लोग भाग रहे हैं, भाग रहे तो बीमार पड़ा। अरविंद ये बताओ मुझे एक चीज, अगर आज लोग बहुत ज्ञानी हैं अरविंद जी और तेल से भाग रहे हैं, छोका भी कुछ लोग कह रहे हैं तेल में मत लगाओ, घी में मत लगाओ, ऐसा सुन लिया ना? इसको सुनेंगे नाम तो नहीं लूंगा लेकिन सुनो। जब तेल खाने वाली बात कर रहे हैं, अरे मैं कहता हूं अरविंद जी आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से तेल से नाता जोड़ो, रोगों से नाता तोड़ो। अच्छा, आप अगर आज देखिए आप तेल से भाग रहे हैं प्रभु, तो फिर वात दोष तो बढ़ेगा ना। तेल जिससे डरता था आपने उस शक्ति को ही शरीर से हटा दिया। ना तेल लगा रहे हैं ना तेल खा रहे हैं, सबका वात दोष बढ़ा हुआ है। सबके दिमाग खुश्क हैं, सबके जोड़ खुश्क हैं, सबका ब्लड सर्कुलेशन। कहने को ये बताइए कोई, अरे अरविंद जी मेरी बात तो सुनिए आप, मेरी बात तो सुनिए आप, मेरी बात तो सुनिए। कुछ आप पूरी बात है। अरे आप मुझे ये बताइए कि आप किस लिए तेल नहीं खा रहे भाई? आप तेल इसलिए नहीं खा रहे ना, तेल घी, कि भाई आपको ब्लड प्रेशर ना हो, आपको हार्ट के ब्लॉकेजेस ना हो, आपको अटैक वटैक ना पड़े ना पड़े। अरे छोड़ के क्या पा रहे हैं आप? किसको ब्लड प्रेशर नहीं हो रहा और किसको जो है वो ब्लॉकेजेस नहीं हो रहे और किसको कोलेस्ट्रॉल की समस्या नहीं है, सबको हो रही है। अगर हम छोड़, और वास्तव में अगर हम घी तेल की बात करें, कोई ये थोड़ी कि ये अभी 2 महीने पहले ये कंसेप्ट आया। अब पिछले 20-25 साल से ये चल रहा है मिथ। और मेरे ख्याल से मैं और मेरे पिताजी को मैं कंपेयर करूं तो मैं उनसे 1/10 घी तेल खाता हूं। वो जितना घी हमारे पिताजी लोग खाते थे उससे हम 1/10 खाते हैं। आप एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल, बहुत कम पहले कितना घी खाया जाता था भाई। शाम को रोटी के साथ घी की कटोरी में गुड़ डाल के और शक्कर डाल के खा लिया जाता था। आज उतना घी हम कल्पना कर सकते हैं खाने की? वो जिस दिन वो कहते थे भूख नहीं है, थोड़ा सा घी शक्कर दे दो, भूख नहीं है आज, मतलब कटोरा में घी भर के और शक्कर डाल के खा ली जिस दिन भूख नहीं है। सो उनको कितना ब्लड प्रेशर था, उनको कितने हार्ट अटैक आते थे, उनको कितना हार्ट में ब्लॉकेज था। सो कहने का मतलब यह है कि आप सर ये सब चीजें छोड़ दीजिए, मान गया, लेकिन आप 100 से जो हमारे बड़े जो हैं, अरविंद एक बात बोलना चाहता हूँ बीच में बात रोक के, अगर हम आज के अपने इस युग के आदमी को 50 साल पहले के युग के आदमी से कंपेयर करें, ठीक है, तो देखिए 2 तरह के कंपैरिजन होता है, एक होता है प्रोस्पेरिटी और एक होता है हेल्थ। अगर हम प्रोस्पेरिटी की बात करें तो मुझे ये बताइए कि शिक्षित कौन अधिक? हम अधिक। हाँ। धनी कौन अधिक? हम अधिक। हाँ। डॉक्टर्स किसके पास अधिक? हमारे पास। इमरजेंसी फैसिलिटीज किसके पास अधिक? हमारे पास। टेक्नोलॉजी किसकी स्ट्रॉन्ग? हमारी। हेल्थ अवेयर कौन दिख रहा है? हम। रूटीन टेस्टिंग कौन करा रहा है?
हम। सप्लीमेंट्स कौन खा रहे हैं? हम। लेकिन हेल्थ कंपेयर करो, पाचन क्षमता किसकी अच्छी थी? उनकी। सामान उठा के दौड़ने की क्षमता किसकी उनकी अच्छी थी? उनकी। रिप्रोडक्टिव शक्ति किसकी अच्छी थी? उनकी। दिमाग मेंटल प्रॉब्लम्स किनको नहीं होती थी? उनको। स्ट्रेस किनको नहीं होता था? उनको। मतलब प्रोस्पेरिटी हम दिख रहे हैं कि हम बहुत प्रोस्पेरस हो गए, और जब हम बात करते हैं हेल्थ की तो वो बहुत आगे निकल गए। तो ये तो उल्टा नहीं हो गया? उल्टा तो हो गया, लेकिन वजह वजह यही है, वजह यही है कि हमने गलत फहमियों के चलते अपना खाना पीना गड़बड़ कर लिया, अपनी जीवन शैली गड़बड़ कर ली, हमने तेल से नाता तोड़ लिया। 3 चीजें ध्यान रखना अरविंद, एक बात ध्यान रखना, वात पित्त और कफ। तैलम वात राणाम श्रेष्ठम। वात के लिए तेल शरीर में लगना चाहिए, तेल शरीर में जाना चाहिए, वात को कंट्रोल में रखेगा। घृत जो है वो पित्त हरणार्थ, जो पित्त दोष होता है उसको कंट्रोल करने के लिए घी वो मैंडेटरी है। और मधु जो है शहद, वो कफ शमनार्थ, वो कफ के शमन के लिए। तो इसलिए अगर आप रोज रोज ये चाहते हैं कि कोई बीमारी आपके आसपास ना हो और आप हेल्दी रहें, मस्त रहें, तो आपको ये 3 चीजों से नाता जोड़ना पड़ेगा वापस से। आपको तेल भी खाना पड़ेगा, आपको घी भी खाना पड़ेगा, आपको मधु भी खाना पड़ेगा। कोई मात्रा तो होगी ना कि डेफिनेटली अगेन संयम मात्रा सब चीज का जवाब है अरविंद जी। आप नाम लीजिए मात्रा, तो मात्रा में बोलता हूँ ना, वो बोलता है कि कितनी मात्रा हमने, हमारा जो खाना है वो हमने सही मात्रा में खाया, सही समय पे खाया, सही विधि से खाया है, कैसे पता लगे? तो बोलता है उद्गार शुद्धि उत्साहो वेगो उत्सर्गो यथाउचित है लघुता अच्युत पिपासा च जीर्णाहार से लक्षणम। भाई आप इतना ही तो आहार की मात्रा आपकी लोगी ना जितना आप पचा सकें। तो कैसे पता लगेगा कि आप आहार को पचा पा रहे हैं? जीर्ण आहार है, ठीक है, वो शास्त्र बोलता है उद्गार शुद्धि, आपको शुद्धि की उद्गार आए, आपको प्योरिटी की उद्गार आए, मतलब डकार जो है वो संतुष्टि देने वाली हो, वो खट्टी डकार है ना, है तृप्ति डकार हो, तृप्ति डकार हो, उद्गार शुद्धि उत्साह। अब खाना खा लिया, अब बताओ भी क्या काम करना है, नींद ना आए, ड्राउजी ना हो जाओ, उद्गार शुद्धि उत्साह हो, वेगो उत्सर्गो यथा उचित है। आपके जो मल मूत्र के वेग हैं वो एकदम समय से जो है वो आए। सुबह उठे नहीं कि अपना पानी 1 गिलास पिया वही जो बेड साइड पे था और एकदम प्रेशर बना और जाके बढ़िया से दिन में 2-3 बार आपको यूरिनेशन पेशाब का वेग आ गया। तो वेगो उत्सर्गो यथा उचित है। लघुता, शरीर में हमेशा हल्कापन बना हुआ है, और समय से क्षुत पिपासा, आपको भूख प्यास समय से लग रही है। जीर्णाहार से लक्षणम, इसका मतलब आहार जो आप खा रहे हैं वो आप पचा पा रहे हैं, सही चल रहा है। और इसके विपरीत आपको खट्टी डकारें आए, आपको खाना खाने के बाद आपको नींद आए, ठीक है, आपको मल मूत्र नहीं आ रहे हैं, आप पाउडर खा रहे हैं रात में, आप भूख प्यास नहीं लग रही है, इसका मतलब है कि आपके खाने में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। अरविंद, वो गड़बड़ी 5 लेवल पे हो सकती है, लेकिन आज हम केवल 1 लेवल पकड़ के बैठे हैं। सारे लोग एक ही चीज़ की दुहाई देते हैं कि खाने की क्वालिटी ठीक नहीं है, क्वालिटी ठीक नहीं, क्वालिटी ठीक नहीं। बट हम भूल गए हैं कि खाने की क्वालिटी जितनी इंपॉर्टेंट है, खाने की क्वांटिटी, कितनी मात्रा में खाना खाया जाए। नंबर 3, खाने का कॉम्बिनेशन, कौन सी 2 चीजें एक साथ खाई जा सकती है और कौन सी 2 चीजें एक साथ नहीं खाई जा सकती। फिर खाना खाने का समय इज इक्वली इंपॉर्टेंट। अरे कभी भी खा लेंगे क्या? बायोलॉजिकल क्लॉक है, हमारे एंजाइम्स के रिलीज होने का समय, हमारे एसिड के रिलीज होने का समय है। 2-4 ये एंड उसके बाद नंबर 5, खाना खाने का तरीका इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज द क्वालिटी ऑफ फूड। तो 5 शब्द इस पॉडकास्ट के माध्यम से अरविंद लोगों तक पहुंचाइए। क्वालिटी, क्वांटिटी, कॉम्बिनेशन, टाइमिंग एंड वे ऑफ ईटिंग। बहुत बढ़िया सर। अपने दर्शकों को कहना चाहूंगा, आज इस बात की गांठ बांध लीजिए, केवल खाने की क्वालिटी की दुहाई मत दीजिए। आपको 5 चीजों पे ध्यान देना है इफ यू रियली वांट टू करेक्ट योर डाइटरी हैबिट्स। नंबर 1 क्वालिटी, नंबर 2 क्वांटिटी, नंबर 3 कॉम्बिनेशन, नंबर 4 टाइमिंग एंड नंबर 5 वे ऑफ ईटिंग। मैंने इससे वे ऑफ ईटिंग अरविंद जी मजाक सा लगता है, खाना खाने का तरीका। अरे भाई, आप एक लाइनर मेरा ले लीजिए, थाली आपके सामने है, उसमें 2 हिस्से होते हैं, एक सॉलिड पार्ट, एक लिक्विड पार्ट। क्योंकि थाली के साथ पानी तो मैं ही रखवा रहा हूँ, ठीक है। आप पानी नहीं पीना चाहते, छाछ रख लीजिए, आप छाछ पी सकते हैं। कुछ लोग रात के खाने के साथ दूध रखते हैं, तो सूप होता है, जूस होता है, कुछ होता है ना, कुछ रसेदार कोई चीज होती है। तो आप ये मान के चलिए कि उस थाली को 2 भागों में आपने बांट लिया, एक सॉलिड एक लिक्विड।
बस जो व्यक्ति सॉलिड को पिए और लिक्विड को खाए तो समझिए कि उसको अजीर्ण, उसको अपच, उसको अग्निमंद के चांसेस वहीं पे 90% कम हो गए। आपने सॉलिड को पीना है और लिक्विड को खाना है। सॉलिड को पीने से मेरा मतलब सीधा है कि इतना च्यू कीजिए कि जब आपके फूड पाइप को क्रॉस करे तो वो पानी बन के, बिल्कुल रस बन के, जूस बन के वहां पहुंचे। जो थोड़ी बहुत गुंजाइश रह जाएगी वो स्टमक में एसिड पूरा कर देगा, लेकिन पाचक अग्नि के पास जब वो पहुंचेगा ड्यूडेनम छोटी हाथ में, तो उसे देख के पाचक अग्नि भी मस्त हो जाएगी। ये वैसा सा है जैसे कहीं पे आग लगाओ आप बाहर और बिल्कुल पतली पतली सूखी लकड़ियां, डंडियां जब आप डालते हैं, चाहे हवन कुंड में डालते हैं, और कैसे अग्नि प्रज्वलित होती है। तो वहां पे अग्नि जब प्रज्वलित हो जाएगी तो फिर आप जो वहां जाएगा वो सही से पकेगा, सुगंध देगा, आपको पोषण देगा, आपको दुर्गंध नहीं देगा, आपको बीमार नहीं करेगा। तो सॉलिड को पीना है और लिक्विड को खाने का मतलब सिप सिप, मतलब उसमें सलाइवा, लार घुला के नहीं। हाँ बस ये हो गया ये। वेरी नाइस। सो ये 5 चीज देखो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है ना। इस 5 चीज में एक चीज और जरा मुझे बता दीजिए, वो जो आप 2 तरह की चीजें बता रहे नहीं खाना चाहिए, कुछ ऐसी चीजें जो नहीं खानी चाहिए। बहुत बड़ा विषय अरविंद, बहुत बड़ा है इसको हम 2-4 ऐसे आप जान लीजिए अरविंद जी, मैं जहां जहां जाता हूँ पॉडकास्ट के लिए, तो मेरा सौभाग्य है कि महीना नहीं बीतता और फिर इनविटेशन आया था कि डॉक्टर साहब आज बहुत सारे क्वेश्चंस आए पड़े हैं। मैं भी सोच रहा हूँ कि इतने सारी चीजें जो छूट रही है ना, तो बहुत सारे नहीं हम करेंगे क्योंकि देखिए मेरा ध्येय है कि लोगों तक सही जानकारी पहुंचे। और आपने कहा कॉम्बिनेशन की बात करें, आज के टाइम पे देखिए एलर्जीज की कंडीशन जो है बहुत अधिक बढ़ चुकी है। स्किन एलर्जी बहुत है और साइनस की एलर्जी बहुत अधिक है। तो उनके पीछे का, स्किन एलर्जी के पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है हमारा नॉन वेजिटेरियन फूड खा करके फिर कोई ना कोई मिल्क प्रोडक्ट का खाना। क्योंकि कभी हम आइसक्रीम के माध्यम से, कभी डेजर्ट के माध्यम से, कभी मिल्क को हम पेट में पहुंचा ही देते हैं। और नॉन वेजिटेरियन फूड के बाद मिल्क प्रोडक्ट का लिया जाना हमारी स्किन के लिए एक्जिमा, सोरियासिस और स्किन की एलर्जी, जार्टिकेरिया, बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स का एक न्योता है। विटिलिगो, सफ़ेद दाग हो जाते हैं लोगों को, ल्यूकोडर्मा जिसे हम बोलते हैं वो होता है। सेकंड एक कॉम्बिनेशन फिर थोड़ा सा हिलाने वाला, मैं विषय को लंबा नहीं खींचना चाहूँगा, लेकिन फलों के साथ दूध के कॉम्बिनेशन को हमारा शास्त्र मना करता है। एंड स्पेसिफिकली खट्टे अगर फल हों तो आप एक बात अरविंद जी मुझे बताइए, जब आप किसी जूस कॉर्नर पर खड़े होकर मैंगो शेक का ऑर्डर देते हैं तो आप उम्मीद करते हैं कि वो हर मैंगो पहले टेस्ट करेगा और वो ये बोलेगा कि हाँ ये मीठा है तो मैं अब यूज करूंगा, और अगर थोड़ी सी भी खटास है तो यूज नहीं करूंगा। सबरी कहाँ बन सकता है वो? नहीं ना सबरी नहीं बन सकता ना। तो कहने का मतलब है उसमें जब कटोरी भर के चीनी डाली जाती है ना तो वो सारा मीठा हो जाता है, वो हो जाता है, खट्टा भी मीठा हो जाता है। और मैंगो शेक और बनाना शेक, दे आर नॉट राइट कॉम्बिनेशन एज पर आयुर्वेद। कभी भी कोई माँ अपने बच्चे को बनाना शेक देकर के खुश होती है कि ताकत की कोई चीज दे रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि प्लीज डोंट गिव। ये आयुर्वेद में विरुद्ध आहार है, बिल्कुल विरुद्ध आहार, इसे विरुद्ध आहार बोलते हैं। ठीक है, तो और विरुद्ध आहार भी द्रव्यों के हिसाब से भी है, संस्कार के हिसाब से भी है, दिन रात के हिसाब से भी है। अच्छा, ऋतुओं के हिसाब से भी 6 ऋतु में से भी है। एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, ये विषय बहुत बड़ा है। तो जैसे दिन रात के हिसाब से, ननक्तम दधी मुंजीत, रात में दही कभी ना खाएं। दधी अभिसंध्या नाम, दधी अभिसंधि है, आपको ब्लड प्रेशर का पेशेंट बना देगी, आपको डायबिटीज कर देगी, आपको हार्ट में ब्लॉकेजेस कर देगी, आपको स्वेलिंग कर देगी। बताइए कि किसी को अगर हुआ हो तो हो सकता है कि वो रात को दही खा रहा हो उसको रात में, और अच्छा हेल्दी समझ के खा रहे हैं कि हम तो खाते जाते हैं। अरे दही को लेके तो रात में, दिन रात की बात करें तो रात में दही नहीं खानी चाहिए। और दिन रात की हम बात करते हैं अगर, तो बहुत सारी चीजें हैं। दही को लेके तो खैर बहुत मिथ है, दही को लेके हम जरूर बहुत बड़ा एक करें, क्योंकि दही को अधिकतर लोग, अरविंद जी आप दही को ठंडा समझते हैं, गर्म समझते हैं? नहीं, इसके हमने तो पढ़ा हुआ है कि वैसे तो ये ठंडा देखते लोग सोचते हैं, लेकिन इसकी हमने पढ़ा है कि इसकी जो दधी उष्णम है ना, तासीर इसकी गर्म होती है। तो दधी उष्णम दीपनम स्निग्धम कषाय अनुरसम गुरु पाके अम्ले ग्राही पित्त अस्र शोथ मेदा कर्पदम। पित्त को बढ़ाने वाली है, गर्म है ये, पित्त को बढ़ाते हैं। जिनको एसिडिटी है उनको दही नहीं खाना चाहिए। अस्र मीन्स रक्त की दूषित, स्किन डिजीज है, वहां पे दही नहीं खानी चाहिए।
शरीर में सूजन है, आपको स्वेलिंग्स हैं, इन्फ्लेमेशन है, दही नहीं खानी चाहिए। आप ओबेसिटी के शिकार हैं, मोटापा है आपको, तो दही नहीं खानी चाहिए। और कफ के विकार हैं तो नहीं खाना चाहिए। तो पित्त, अस्र, शोथ, मैदा, कफ, आप दही खाइए, ओवरनाइट आपका यूरिक एसिड बढ़ेगा। दही खाइए, आपके इन्फ्लेमेशन और ज्वाइंट पेन बढ़ जाएंगे। और बताइए कितना तरीके हैं, सब लिखित है सब कुछ, लेकिन कहाँ कोई ध्यान दे रहा है। फटाफट जब मन कुछ किया भी बस दही खाइए, दही हेल्दी है। और अनफॉर्चुनेट देखिए कि जिस दही से मतलब ब्लॉकेज जो हो रहे हैं, अभिसंधि है, जिनको रात में स्वस्थ को भी नहीं खाना चाहिए। एक पुरानी गांव में कहावत होती थी कि दिन में कोई सोने के भाव दे तब दही लेके खाओ, और रात में कोई सोना साथ में दे तब भी मत खाओ। तो इसलिए आप विलेजेस में जाएंगे तो वहाँ रात में दही नहीं खाई जाती है। लेकिन आज शहरों में जाएंगे तो बच्चे और बड़े सब रात में उसे हेल्दी समझ के, एक साफ सी जो सुंदर सी पड़ी होती है ना किनारे, वो बहुत बड़ी कल्प्रिट है, बीमार कर रही है दही आपको। वो कोई भी व्यक्ति जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा है, उसको तो दही आज के टाइम पे त्याज्य है, तो छोड़ देनी चाहिए। लस्सी तो खूब बिक रही है गर्मियों में। मैं आपसे कह रहा हूँ सर, आप दही छोड़ दीजिए, आप ठीक होते जाएंगे। देखिए ये जहर नहीं है। आपको ये नहीं कि आज आपने दही छोड़ी तो आप चाहेंगे कल से आपको तो ये आ जाना चाहिए, एनर्जी आ जानी चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन आप करके देखिए 2 महीना 3 महीना, जो भी डाइटरी चेंजेज हैं, थोड़ा टाइम लेंगे, लेकिन आपको फिर रिजल्ट दिखेगा। ऋतु के हिसाब से आप बात करते हैं। अब सोचिए, मैं तो प्रमाण मांगने वाला व्यक्ति हूँ। दही के बारे में मेरा शास्त्र बोलता है, शरद ग्रीष्म च अपि बसंतेषु प्रायसो दधि गरितम। 3 ऋतु, एक ऑटम जिसे शरद बोलते हैं, ग्रीष्म ऋतु और बसंत ऋतु, इसमें प्राय दही नुकसान पहुंचाती है। तो आपने भी कहा गर्मी में तो दही खूब खाई जा रही है। मेरा शास्त्र ये बोलता है कि गर्मी में, एक ऑटम में और एक स्प्रिंग में, बसंत में, वो प्राय दही नुकसान पहुंचाती है, मत खाइए। बताइए। हेमंत शिशिरे चापि वर्षासु दधि सच्यते। हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, मतलब अर्ली विंटर, लेट विंटर और वर्षा ऋतु दधि सच्यते, दधि प्रशस्त है, खाइए। बरसात में भी दही खा सकते हैं। ताजी, वो आगे मैं कह रहा हूँ ना, सब कुछ कंडीशन लगा के कि वहां पे ताजी, खट्टी ना हो दे। सो कहने का मतलब है कि आप बताइए, दही में कभी नमक मिला के मत खाइए। दही गर्म है, नमक गर्म है। दही में हमेशा शर्करा मिला के खाइए, दही में हमेशा घी मिला के खाइए, दही में हमेशा आंवला मिला के खाइए, दही में मूंग का बड़ा मिला के खाइए। देखिए नमकीन लस्सी भी बनती है, तब पीते हैं लोग, पी रहे हैं। सो अरविंद जी, दही का एक रूप ये भी है, वो छाछ है, उसमें तो छाछ आप पी सकते हैं। देखिए दही के बहुत सारे रूप हैं। आपने कितना पानी मिलाया, दुगना पानी मिलाया, चारगुना पानी मिलाया, 6 गुना पानी मिलाया, उसके हिसाब से वो उसके गुण बदलते जाते हैं। छाछ में तो वैसे भी उसका वो घी, छाछ जो है वो आप पी सकते हैं क्योंकि वो ठंडा है। अच्छा, उसमें जल अधिक बढ़ गया, हाँ। तो इसलिए ठंडा है। भुना जीरा, काली मिर्च डाल करके आप दोपहर में सेवन कीजिए। सो कहने का मतलब यह है कि अब अरविंद जी, समय आ गया कि आप जैसे व्यक्तियों के साथ बैठ करके लोगों तक खाने पीने को लेके जानकारी सही पहुंचानी चाहिए। और हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास शास्त्र है, हमारे पास आयुर्वेद है। शास्त्र में बॉटल की बात तो नहीं लिखी होगी, तो ये बॉटल वाटर जो पीते हैं लोग एकदम मिनरल के नाम पे वहाँ तो क्या कहेंगे? हंसोदक की बात लिखी है, शरद ऋतु के जल संग्रह की बात लिखी है, तो सब चीज है, कैसे जल का शोधन होना चाहिए, सब कुछ। अरविंद जी, कोई विषय नहीं है जो आयुर्वेद में ना बतलाया गया। अच्छा, कोई विषय नहीं है। ये तो समय कम पड़ सकता है, लेकिन ये चर्चा तो चलती रहेगी। तो ये जो पानी जो पीते हैं लोग बोतल में खरीद के, वो ठीक है, क्योंकि उसके लिए भी कहा जाता है कि उसमें प्लास्टिक के प्लास्टिक के कण जाते हैं। अब ये एक गौर करने वाली बात होगी कि कितने जाते हैं, क्या इतने जाते हैं कि हमें बीमार कर दें, हैं? तो ये एक गौर करने वाली बात है। लेकिन हाँ, ये तो कहना चाहूँगा कि जैसे छाछ आप घर पे आप बनाते हैं, या कोई भी खाद्य पदार्थ आप घर पे रखते हैं, तो आपको कितना उसको संभालना पड़ता है। गर्मी के सीजन में तो आप ऐसे एक तो फ्रिज में घुसाते हैं उसको कि अगर 1 घंटे के लिए भी दूध बाहर रहेगा तो फट जाएगा। लेकिन अब आप सोचिए कि छाछ वगैरह और हमारे जो सो कॉल्ड शीतल पेय हैं, ये दुकानों पे खुले में पड़े रहते हैं और 3-3 महीने खराब नहीं होते। तो व्हाट काइंड ऑफ प्रिजर्वेशंस दे मस्ट बी गेटिंग, कितने केमिकल होंगे जो उसको सड़ने नहीं दे रहे। और यहीं पे एक बात कहना चाहूँगा, जो घरों के किचन में फ्रिज पहुंच चुका है, वो हर घर में है, हर घर में है। लेकिन ये एक इमरजेंसी डिवाइस था कि हाँ चीज़ आप रख सकें, लेकिन आज उसको हम लोगों ने फैसिलिटी मान लिया।
आपने इमरजेंसी डिवाइस को एक फैसिलिटी मान के अपने को बीमार कर लिया। क्योंकि जब मैं बोलता हूँ वात दोष हर रोग का कारण है, और वात दोष को बढ़ाने वाली कुछ चीजें बताइए, तो उसमें नंबर 1 पे शास्त्र लिखता है बासी खाना। और अब मैं आपसे पूछता हूँ, बासी तो हम सब समझते हैं ना कि आज बनाया और परसों खाना, मतलब बासी खाना, ठीक है। आपने फ्रिज में किसी चीज को बना करके रख दिया, आपने आटा भी गूंद करके रख दिया, आपने चावल बना लिए, आपने साग बनाया, 3-4 दिन तक फ्रिज में पड़ा हुआ चल रहा है, उठाया फिर गर्म करके दिया। मुझे ये बताइए, क्या आप ईमानदारी से उस 3 दिन पहले बने साग को, सब्जी को, चावल को, आटे को जो फ्रिज में सेफ है, क्या ताजा कहेंगे? ताजा तो नहीं कह सकते, ताजा तो नहीं कह सकते, है लेकिन ना, उसको खराब नहीं हुआ। खराब नहीं आपने एक केमिकल प्रोसीजर को अपना करके, एक थोड़ा सा एक मैकेनिकल टूल को अपना करके उसको सड़ने नहीं दिया, लेकिन उसको ताजा कौन कहेगा? स्वाद तो बदल ही जाता है सर, वो तो मैंने देखा मैं है। कह रहा हूँ कि स्वाद नहीं बदला तो भी क्या ताजा है? ताजा तो नहीं है। क्या आप ये कहेंगे हाँ अभी का बना हुआ है? तो बासी खाना वात दोष को बढ़ाने में सबसे बड़ा कारण होता है। अच्छा, तो अब आप समझ लीजिए कि जो फ्रिज है वो फ्रिज के माध्यम से हम हर चीज को बासी करके खा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं वात कारक करके खा रहे हैं, मतलब उसको बाईबादी करके खा रहे हैं, और इसलिए वात दोष सबका बढ़ा हुआ है और हम सब बीमार हैं। तो फ्रिज एक इमरजेंसी टूल था जिसको हमने फैसिलिटी मान लिया। आरओ एक इमरजेंसी टूल था जो हमारे सेलर्स समुद्र में काम करते हैं उनके लिए, लेकिन हमने उसे फैसिलिटी मान लिया। जो माइक्रोवेव है अगेन दैट वाज ए इमरजेंसी टूल, लेकिन उसे हमने एक फैसिलिटी मान लिया। सो हमें अब इमरजेंसी और फैसिलिटी में डिफरेंशिएट करना होगा और नेचर की तरफ लौटना होगा। और नेचर की तरफ लौटना होगा। और मुश्किल नहीं है एक्चुअली अरविंद, हम बहुत प्रैक्टिकल बातें हमने की हैं आज। हम पानी पीने का सही तरीका हम लोगों को बता रहे हैं, उसमें कहाँ नेचर और कहाँ मतलब मुश्किल क्या हो गया? हमने कहा कि व्यक्ति पानी कितना पिए, एक सिंगल लाइनर। आप कितना पानी पिए डिपेंड करेगा कि सीजन क्या चल रहा है, आपकी उस दिन की फिजिकल एक्टिविटी क्या है, नंबर 3 आपकी बॉडी टाइप क्या है, क्या आपकी बॉडी में सही पानी पहुंच रहा है, हाइड्रेशन लेवल ठीक है कि नहीं है। सिंगल लाइनर। अगर आप दिन में 3 बार खुल करके बिना किसी दिक्कत के यूरिनेशन कर रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, लगभग 750 ml to 1 लीटर आप यूरिनेशन कर रहे हैं, आपका हाइड्रेशन लेवल एकदम ठीक है। आपने पूछा पानी कब कब पिए, हमने कहा पानी पीने के 2 समय, एक असेंशियल मतलब जो प्यास पे डिपेंड नहीं करता, और दूसरा प्यास लगने पर। आपने पूछा असेंशियल समय कौन से हैं, हमने कहा 3। नंबर 1, हर व्यक्ति को सुबह उठ करके लगभग 250 ml पानी पीने की कोशिश करनी चाहिए बिस्तर छोड़ने से पहले। नंबर 2, भोजन के साथ लगभग 150 ml पानी सिप सिप करके पीना चाहिए आफ्टर एवरी 2-3 बाइट्स। तीसरा, भोजन के 2 घंटे बाद कम से कम 2 बार, अगर आपने 1 बजे खाना खाया तो 3 बजे और 5 बजे आपको आधा गिलास पानी सिप सिप करके पीना चाहिए। ये असेंशियल समय है। बढ़िया। उसके बाद जब प्यास लगे तो पानी पियो। कैसे पियो? सिप सिप करके, सो दैट आपकी जीभ भी गीली हो, आपका गला भी गीला हो, आपके प्यास भी बुझे, आपके पेट में अन्न जो है वो समय से पहले आगे ना धकेल दिया जाए। अब इसमें क्या दिक्कत है? बहुत बढ़िया, करके देख लीजिए। करके देख लीजिए। पानी पे जितना आपने तमाम चीजें बातों में निकल के आई, मुझे लग रहा है कि पानी पर संपूर्ण ज्ञान आ गया इसमें। पानी की गीता हो गया है पॉडकास्ट। बहुत बढ़िया सर। आप थोड़ा जाते जाते ना फटाफट कुछ रैपिड वाला कर प्लीज, अरे प्लीज है ना। कुछ सवाल हैं जो रह ही गए, फ्लो में ही बातें चल रही है। लेकिन इसमें एक चीज और भी हो गई कि हम एक बार और बैठेंगे, दर्शकों का प्यार मिला तो दही है, दूध है, मिल्क प्रोडक्ट है, कुछ भी जवाब देंगे। उनके स्वास्थ्य से संबंधित कुछ भी जानकारी वो किसी भी बीमारी पे चाहेंगे। तो आप जानते हैं डायबिटीज पे हम बात करेंगे। हम डायबिटीज बताएंगे लोगों को कि कैसे दे कैन कम आउट ऑफ डायबिटीज, कैसे उनकी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन बंद हो सकती है, कैसे उनका थायराइड मात्र 14 दिन में ठीक हो सकता है। हम सब बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे जी। वेरी नाइस। तो दर्शक भाई, अगर आपको लग रहा है तो आप भी कमेंट करिए, बताइए डॉक्टर साहब से किस टॉपिक पर आप चाहते हैं। बिल्कुल, हम बिल्कुल हाजिर होंगे, दोबारा हाजिर होंगे। सर का वादा है और मैं यहाँ पे हूँ।
तो चलिए फिलहाल तो हमारी बात ये जो कि ये कुछ क्विक वाले क्वेश्चन कर Please. लेते हैं। सुबह उठते ही सबसे बड़ी गलती क्या कर रहा है इंसान अभी फिलहाल? देखिए, सुबह उठ के सबसे बड़ी गलती है कि उठते ही चाय का पिया जाना। अच्छा, जो बेड टी चल रही है, दैट शुड बी अवॉइडेड एंड दैट शुड बी रिप्लेस्ड बाय ए ग्लास ऑफ वार्म वाटर। बहुत बढ़िया। सबसे खराब ब्रेकफास्ट क्या है आज के लिए? सबसे खराब ब्रेकफास्ट है कि वो जो परोठी को रोल करके और भागते हुए अपनी गाड़ी पे बैठ जाना और ऑफिस पहुंचने की जल्दी में जो है उसको निगल जाना, ये सबसे खराब ब्रेकफास्ट है। मुझे लगता है कि क्वालिटी क्वांटिटी से भी इम्पोर्टेंट है वे ऑफ ईटिंग। लेकिन हम सब लोग, जब हमारा पेट वास्तव में खाली था, जो हम 3 मील्स बोलते हैं, जो मील हमारी वास्तव में सबसे अच्छी होनी चाहिए थी, क्योंकि हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। जो फास्ट चल रहा था ना, जो हमारा 12 घंटे का, उसको हम ब्रेक करने जा रहे हैं। उसमें पेट तैयार है, थाली सजी है, लाइए, हमारा सूर्योदय हो रहा है, अग्निबल बढ़ रहा है। उस समय हम जो ब्रेकफास्ट नहीं करते या करते हैं तो बेतरकीब तरीके से भागते हुए करते हैं, मुझे लगता है कि ये सबसे बुरी चीज़ है जिसे हमें छोड़ना है। बहुत बढ़िया सर। कॉन्स्टिपेशन क्या कैंसर तक ले जाता है? कॉन्स्टिपेशन देखिए, छोटी सी बीमारी दिखता है, लेकिन जिनको है उनके लिए वो कैंसर से भी बड़ा है। तो कोई बात कहीं से भी शुरू होगी, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन की शुरुआत भी अग्नि की मंदता से होती है। और पुनः कहना चाहूँगा अरविंद जी, रोगा सर्वव्यापी मंदाग्नियो, हमारे आयुर्वेद में अग्नि की मंदता को लगभग हर रोग का आधार कहा गया है। तो यस, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो इट्स ए सिग्नल कि आपकी अग्नि अब कहीं ना कहीं विकृत हो रही है, मंद हो रही है, विषम हो रही है। आप उसका ट्रीटमेंट कराएं जिससे बात आगे ना बढ़े। बहुत बढ़िया। कौन सा पानी बेस्ट है? पानी कोई हो, लेकिन एक बार उबाल के, गर्मी का सीजन है तो घड़े में रख के फिर पिया जाए तो बेस्ट है। विंटर्स में उबाल करके आप बाहर रखें, लेकिन पानी को अगर आप बॉईल कर लेते हैं तो फॉर मी इट इज़ द बेस्ट फॉर्म वाटर। सबसे ज़्यादा किस चीज़ से लोग बीमार हो रहे हैं? कौन सी ऐसी आदत है? सबसे अधिक बीमार इसलिए हो रहे हैं कि खाना पीना और जीवन शैली ये ठीक नहीं चल रही। तो दैट शुड बी एज पर आयुर्वेद। हमें खाने पीने को क्वालिटी, क्वांटिटी, कॉम्बिनेशन, टाइमिंग एंड वे ऑफ ईटिंग, इन 5 विषयों पे देखो अरविंद जी, कितना खाना खाएं, खाने की मात्रा, उसके बारे में भी मैं आपको सूत्र सुना सकता हूँ। सो कहने का मतलब ये 5 चीजें हमें जाननी है, और उसके बाद हमारी जीवन शैली को हम कितना स्ट्रेस फ्री बना सकते हैं, हम अपने को तनाव से दूर रख सकते हैं, वो हमें जो है अपने जो हमारा धार्मिक वांग्मय है, हमारे पास गीता है, लाइफ का बेस्ट एनसाइक्लोपीडिया। आप सोचिए ना, कोई समस्या का नाम तो लीजिए। अब एक गीता का देखिए वहां पर कैसे अलाइन किया है भगवान श्री कृष्ण ने। एक गीता का सूत्र मैं आपको यहाँ पे सुनाता हूँ, बहुत रेलिवेंट है यहाँ के लिए। अहम वैश्वानरो भूत्वा, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, अहम मीन्स मैं, वैश्वानर मीन्स आपकी जठर की अग्नि बनकर हर प्राणी के देह में आश्रित हो। प्राण अपान समायुक्त है, पचाम्यम अन्नम चतुर्विधम, प्राण और अपान वायु में सामंजस्य स्थापित करते हुआ वो मैं ही हूं जो आपके 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूं। तो अब आप सोचिए, अब गीता के माध्यम से, भगवत गीता के माध्यम से श्री कृष्ण ने बता दिया कि ये अग्नि इतनी इंपॉर्टेंट है, इसे बस मेरा ही रूप मानो, मैं ही हूं। तो अब आपके द्वारा जो एक एक नवाला है वो हवन में आहुति जैसा शुद्ध होना चाहिए, आहुति जैसा सात्विक होना चाहिए। उतनी प्रसन्नता से जैसे आप एक भगवान का आह्वान करके हवन करते हैं और एक एक आप आहुति देते हैं, सेम वे आपका एक नवाला कितना पवित्र हो, कितना शुद्ध हो, कितना सात्विक हो, कितना समय से हो। आप रात में 11 बजे जाकर के मंदिर में जब भगवान अपना शयन में है उस समय पूजा नहीं करते ना, आप उस समय भगवान कृष्ण को, जठराग्नि को जो है आप 11 बजे खा करके आप जगा रहे हैं। सो कहने का मतलब है कि हमारे पास वी आर सो ब्लेस्ड अरविंद जी, हमारे पास इतना लिटरेचर है, हमारे पास इतना धार्मिक वांग्मय है जिन्हें पढ़ करके हम लाभान्वित हो सकते हैं। तो मेरा जवाब है, जीवन शैली को ठीक कीजिए, सात्विक बनिए, तनाव मुक्त होइए, रोग दूर भाग जाएंगे। क्या बात है सर, इस पॉडकास्ट में तमाम ऐसी चीजें मिलकर आ रही है ना। पानी पे तो आपने इतना बताया, मैं बोलता रहा हूँ कि पानी के लिए तो ये पॉडकास्ट गीता जैसा काम करेगा। लोगों को बस ध्यान से देखें और पालन करें। अगर कोई एक चीज बंद करानी हो सर, तो वो क्या होगी हेल्थ की दृष्टि से, जो लोग बंद कर दे, खत्म कर दें? मुझे लगता है कि आज के समय पे ओवर ईटिंग जो है
उसको बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि हमारी सबकी पाचक क्षमता मंद हो चुकी है। और ओवर ईटिंग, आप बहुत अच्छी क्वालिटी का आपका खाना है, आप कहते हैं मैं अपने फार्म से ऑर्गेनिक लेके आता हूँ, लेकिन आप ओवर ईटिंग करेंगे तो डेफिनेटली आप पचा नहीं पाएंगे और वो खाना आपको पोषण ना दे करके बीमार करेगा। तो एक आदत जो सबने आज से छोड़नी है वो है ओवर ईटिंग की। और मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से अरविंद जी आपको कहता हूँ, आप एक काम कर लीजिए, अगर आप 4 रोटी खाते हैं तो आप 3 खाइए, अगर आप 3 खाते हैं तो आप 2.25 खाइए, मतलब 25% आप अपनी डाइट कम कर लीजिए फॉर सम डेज। क्योंकि हम सब लोग इस समय हम ओवर ईटिंग के शिकार हैं। मैं रियली आपको कह रहा हूँ, हम सब ओवर ईटिंग के शिकार हैं फॉर सम रीजन। रात में काम करना है तो हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। तो ओवर ईटिंग और जो बेढंगा खाना है उसको सही कर लीजिए। बहुत बढ़िया सर। आखिर में एक सवाल, आप आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, तो एज ए आयुर्वेदिक डॉक्टर हेल्दी रहने का सबसे सस्ता तरीका आपके हिसाब से क्या है? सही खान पान और सही जीवन शैली। बैलेंस इज द की फॉर सक्सेस। हर चीज में बैलेंस होना चाहिए। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम, ठीक है, वो अलग अलग है लेकिन सब रास्ते पे चलना है। आरोग्यम मूलम उत्तमम, उन सबके पीछे भी अगर कोई चीज चाहिए तो आरोग्यता चाहिए, हेल्थ चाहिए। और हेल्दी रहने का तरीका यह है कि बैलेंस खान पीने का और जीवन शैली का। बहुत और अगर आपको सीजनल बीमारी हो जाती है कोई, तो आपकी किचन शुड बी द फर्स्ट ट्रीटमेंट सेंटर। आपको अपने किचन में जो हमारे आयुर्वेद के घरेलू नुस्खे हैं उन सब की जानकारी रखनी चाहिए। और अपनी किचन को ऐसा रखिए कि 90% आपकी बीमारियां जो डे टू डे सीजनल वेरिएशन से हो जाती है, ठंड लग गई, घर में छींक हो गया, जुकाम हो गया, हल्का बुखार हो गया, आपकी किचन में सब कुछ अवेलेबल है। एक एक मसाला मैं अभी बैठ करके काली मिर्च के आपको 100 फायदे गिना सकता हूँ, और उन बीमारियों के लिए जिनके लिए आप आज केमिकल मेडिसिन को बॉडी में डाल करके बीमार कर रहे हैं। काली मिर्च अद्भुत गुणकारी, अदरक अद्भुत गुणकारी, पुदीना अद्भुत गुणकारी, अजवाइन अद्भुत गुणकारी, जीरा अद्भुत गुणकारी। आपके किचन में जो बेचारा किनारे होके जा रहा ना, तेल जो किनारे होता है जा रहा, घी जो किनारे होता है, अद्भुत गुणकारी। ये तरावट ही नहीं आएगी साहब। 2 बूंद घी की नाक में डालना शुरू कीजिए, नासा ही शीर्षो द्वारम, सिर में पहुंचेगा घी, आपकी खुश्की दूर कर देगा, आपके मूड को सही कर देगा। जो बिना मतलब इरिटेशन रहता है, एंगर रहता है, कहाँ जाएगा, आप देखते रह जाएंगे। क्या बात है, आप टीजर दे रहे हैं, मतलब लाश पैदा कर रहे हैं। तो दर्शकों, आप किस पे, जैसा मैंने कहा, सर के साथ हम लोग बैठेंगे, कौन से विषय पे पॉडकास्ट पूरा डिटेल चाहते हैं जरूर लिखिएगा। और अगर ये पॉडकास्ट आपको वैल्यूएबल लगा है तो अपने दोस्तों, अपने जानने वालों को पहुंचाइए। क्या पता आपका एक फॉरवर्ड उनकी ज़िंदगी में एक बड़ा तब्दीली और बदलाव लेके आए जो उनको सबसे ज़रूरत हो। और तो इस वादे के साथ कि सर अगर लोग चाहेंगे तो एक बार फिर हम मिलेंगे। बिल्कुल अरविंद जी, लोग चाहेंगे भी और हम मिलेंगे भी। ये मेरा विश्वास है कि लोग चाहेंगे भी और हम मिलेंगे भी, और जल्दी मिलेंगे। इस चैनल को आप भाई सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी तरह के लोगों के साथ, इस तरह के विषय के साथ हम आते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू अरविंद, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।